नमस्कार, फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है। बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है आज के सत्र में, लेकिन तेजी का दूसरा दिन है। अभी भी देखें तो मार्केट में तेजी ही देखने को मिल रही है। निफ्टी 37 अंक ऊपर, हालांकि शुरुआती जितनी तेजी थी उससे थोड़े हल्के जरूर हुए हैं, लेकिन फिर भी थीम है मार्केट की स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स, जहां पर एक्शन स्ट्रांग है। फाइनल ट्रेड में आपको बताएंगे कि पोजीशंस क्या कैरी कर सकते हैं कल के लिए, और अभी अगर कमाई करनी हो तो कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी और देखने को मिलेगी। हालांकि आज का जो दिन है उसमें एनर्जी स्टॉक शामिल है और कंज्यूमर ड्यूरेबल। फटाफट से टॉप बातें देख लेते हैं, बड़ी बातें 5 जो बाजार पे आज के सत्र में जिनका इंपैक्ट होता हुआ नजर आया। देखिए, बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है तो नो डाउट, लेकिन लगातार दूसरा दिन तेजी और 11,000 लेवल के ऊपर टिकना है निफ्टी के लिए बहुत मायने रखता है। फिलहाल 11,024 के लेवल पे निफ्टी पे कामकाज हो रहा है। इसके अलावा आज के सत्र में जहां पर एक्शन बनता हुआ नजर आया उसमें हल्की सेंसेक्स में 150 अंकों का उछाल जरूर है, लेकिन हल्की कमजोरी प्राइवेट बैंकिंग शेयर्स पे देखने को मिल रही है। हालांकि अब क्योंकि सरकारी बैंक्स फोकस में है ओएमओ ऑपरेशंस के चलते, तो सरकारी बैंक्स पे ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन इसके अलावा आप देखिए आज आईटी में तेजी बनी, फार्मा स्टॉक्स, यहां पर काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में खरीदारी बनती हुई नजर आई, और सरकारी बैंक्स जिसमें मजबूती आज के सत्र में देखने को मिल रही है। ऑटो शेयर्स को छोड़ दीजिए, अगर इंडेक्स स्पेसिफिक देखेंगे तो बाकी सभी इंडेक्स आपको हरे निशान में दिखाई देंगे, लेकिन ऑटो में आज के सत्र में थोड़ी सी मुनाफा वसूली कल के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद आज के सत्र में देखने को मिली। लेकिन इस शो में क्या खास रहने वाला है, अगले 1.5 घंटे हम किस मुद्दे पे बात करेंगे वो आपको बता दूं। एक तो ट्रिगर्स होंगे जो कल के बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटर स्पेसिफिक भी, या फिर मैक्रो इश्यूज के लेकर भी कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो बाजार पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। वीकली एक्सपायरी है कल निफ्टी और निफ्टी बैंक की, और ये वीकली एक्सपायरी कौन से लेवल्स इस समय ट्रेडर्स बहुत क्लोजली देख रहे हैं ये बताएंगे आपको। स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आप जी बिजनेस के पोल के मुताबिक। साथ साथ खबरों वाले शेयर्स होंगे, कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर खबरों का इंपैक्ट आज के सत्र में आता हुआ नजर आया और वहां पर मूवमेंट देखने को मिली है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि ऑटो शेयर्स फोकस में क्यों हैं, यहां पर क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और बीटीएसटीटी कॉल्स भी होंगी। बाजार के बड़े जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे, और तकनीकी रूप से कौन से कॉल्स हैं जहां पर बहुत ही शॉर्ट टर्म में यानी आज और कल के सत्र में ही पैसा कमाने का मौका आपके पास है, वो बताएंगे। एनर्जी की स्ट्रैटेजी होगी थोड़ी देर में निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर, और बहुत अहम हो जाता है कि एक्सपायरी से ठीक पहले, वीकली एक्सपायरी से ठीक पहले ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कैसे किया जाए निफ्टी और निफ्टी बैंक में। फंडामेंटल कमजोर, मार्केट मांगे मोर, स्पेशल सेगमेंट, और साथ साथ गिरवी शेयरों को छुड़ाने की कोशिश, इस पे चर्चा होगी। और बैन से बेनिफिट रोज की तरह कुछ ऐसे स्टॉक्स जो बैन लिस्ट में आ सकते हैं या फिर जो बैन लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले कल के इवेंट्स जान लेते हैं, और मानसी मेरे सहयोगी इससे मेरे साथ मौजूद है न्यूज रूम से। मानसी, बताएं कौन से ट्रिगर्स कल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जी बिल्कुल रजत, आज 4 कंपनियां बोर्ड बैठक करने जा रही है, उस पर पहले नजर डाल लेते हैं। एशियन ग्रेनाइटो की बोर्ड बैठक होगी जहां पर पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार होगा। साथ ही एचडीएफसी डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक करेगा। वेदांता की भी डिविडेंड को लेकर ही बोर्ड बैठक है, और हडको की पूंजी जुटाने को लेकर आज बोर्ड बैठक होने जा रही है। बात करते हैं कल की। कल कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जिस पर नजर रखनी होगी, और कल ही के दिन आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए 12,500 करोड़ की नकदी डालने जा रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर हमने नजर बनाकर रखी है। इसके अलावा 3 कंपनियों की कल बोर्ड मीट भी है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस डिविडेंड पर सोच विचार करेगा और अपनी बोर्ड बैठक करने जा रहा है कल के दिन। पावर ग्रिड की भी एक बोर्ड बैठक होगी जहां पर डिविडेंड को लेकर ही सोच विचार किया जाएगा, और विप्रो के 1:3 के रेशियो पर बोनस इश्यू की कल रिकॉर्ड डेट है, तो इस पर नजर रखनी होगी। ओके, तो ये हैं तमाम इवेंट्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। एक्शन यहां पर भरपूर होता हुआ दिखेगा इन तमाम शेयरों पर। एक के बाद एक सभी सरकारी कंपनी के डिविडेंड की तैयारियां चल रही है। कल पावर ग्रिड की बोर्ड बैठक है, वो भी है, और ऊपर से ये बैंकिंग शेयर्स फिर से फोकस में आ जाएंगे क्योंकि ओएमओ ऑपरेशंस शुरू हो रहे हैं फिर से, और 12,500 करोड़ की ओएमओ ऑपरेशंस कल से शुरू होंगे। जो निफ्टी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं वहां पर कल का एक्शन फिर से तेज हो सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ओएमओ ऑपरेशंस के चलते उससे पहले सरकारी बैंक्स में अच्छी तेजी बनती है, और वो बन भी रही है। पिछले कुछ 2 दिनों का डेटा बता रहा है सरकारी बैंक ज्यादा तेजी चल रहे हैं निजी बैंक के मुकाबले। बिल्कुल। तो चलिए, ये है एक्शन। लेकिन हाँ, आज थोड़ा सा सुस्त कारोबार जरूर आपको नज़र आएगा। बैंक निफ्टी 25 पॉइंट नीचे है, लेकिन निफ्टी दमदार प्रदर्शन करता हुआ 38 पॉइंट। कल बैंक निफ्टी ज़्यादा भाग गया था, इसलिए आज आराम कर रहा है। निफ्टी में कल बैंक निफ्टी के मुकाबले में थोड़ी कम दिखी थी तेजी, तो आज थोड़ा सा वहाँ पर एक्शन भरपूर है। एक्शन ऑप्शंस का भी होने वाला है। नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो मैं आपको बता दूँ। आज के शो में वैसे कुणाल सरावगी, सिमी भौमिक, किरण यादव, ये सब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और ये सब जुड़ भी चुके हैं। सिमी जी कोलकाता से हैं, किरण जी पुणे से, और दिल्ली से कुणाल जी हैं। आप सबका स्वागत है। तो सिमी जी और किरण जी और रजत जी, आप तीनों के बिहाफ पे, ठीक है, एक मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो, एक कोई काम है मुझे। आप तीनों के बिहाफ पे एक काम कर सकता हूँ मैं? करिए सर, फटाफट। आप तीनों के बिहाफ पे, और साथ ही हमारे सभी दर्शकों के बिहाफ पे जरा कुणाल जी को बधाई दे दी जाए
कुणाल जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अरे सर, बहुत बहुत मुबारक हो। तो कुणाल जी के लिए बधाइयाँ। कुणाल जी बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब अरे ये जो जनरली है ना, रिपोर्टर एक ही सवाल पूछते हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको, वही बता दीजिए बस। अनिल जी देखिए, फीलिंग जो है मुझे, देखिए कई बार नुकसान हुआ, मुनाफा हुआ, कई बार बड़ा मुनाफा भी शेयर बाजार में हुआ, लेकिन जिस तरह की फीलिंग अभी हुई है, ऐसी फीलिंग मुझे उम्मीद नहीं थी कि कभी ऐसा महसूस कर पाना भी संभव है। तो मैं बिल्कुल इस फीलिंग को शब्दों में डाल ही नहीं सकता, इतनी बड़ी फीलिंग है। लेकिन सबसे पहले अनिल जी, आप सभी लोगों को, दर्शकों का जो स्नेह मुझे लगातार मिलता रहा है, किरण जी को, सिमी जी को, रजत जी को, राकेश जी को जो कि अनुपस्थित हैं उनको, डिम्पी जी को, आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों के आशीर्वाद से ये सब कुछ हो पाया, तो थैंक यू सो मच। नहीं बिल्कुल। और मुझे है ना, लगातार 2 दिनों से लोग पूछ रहे थे कि राकेश जी तो छुट्टी लेके गए हैं, कुणाल जी क्या कहाँ गए हैं, कुणाल जी कहीं छोड़ तो नहीं दिया, कहीं है नहीं, कहाँ गए। अब मैंने कहा मैं क्या बताऊँ कहाँ गए हैं, तो मैंने कहा बहुत बड़े काम में लगे हैं और बड़ी अच्छी जल्दी से खबर आने वाली है। तो एक बार हम हमारे सारे दर्शकों की तरफ से कुणाल जी आपको बहुत बहुत बधाई, एक बार कुणाल जी के लिए जोरदार। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो ऐसे पल हैं ज़िंदगी में कभी कभार आते हैं, इन्हें आप पूरी ज़िंदगी पर संजो कर रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पुत्र रत्न को भी। क्यों, बिल्कुल। तो चलिए, ये एक बड़ी खुशखबरी थी जो कुणाल जी की तरफ से आई है। अब और ज़्यादा खुशखबरी की ज़रूरत नहीं, मार्केट चले ना चले, हमारा आज का काम तो हो गया। वैसे मार्केट सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस तो मार्केट ऊपर ही है, आज भी अच्छी तेजी। लेकिन कुछ खबरों वाले शेयर देख लेते हैं जहां पर आज नजर रहेगी। और इनफैक्ट ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर न्यूज़ फ्लो का इंपैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। वो बताने के लिए पूजा इस समय मौजूद है। पूजा, बताएं कौन से स्टॉक्स हैं आज रडार पर? LNT पर फोकस रखिए। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर की जो वैल्यू है वो 2,500 से 5,000 करोड़ के बीच आंकी जा रही है। तो ये बड़ा ऑर्डर मिला है LNT पर, इसके चलते नज़र रखिए। इसके अलावा कोल इंडिया 14 मार्च को बैठक होगी कंपनी की, जिसमें कि डिविडेंड देने पर विचार किया जाएगा। और कोल इंडिया के साथ ही साथ NMDC को लेकर भी ऐसा ही अपडेट आया है। कंपनी की 12 मार्च को बैठक होनी है जिसमें कि डिविडेंड को लेकर विचार किया जाएगा। तो इन दोनों पर इस खबर के बाद एक एक्शन देखने को मिला है। NBCC ऊपर है 4%। और यहाँ खबर आई है कि फरवरी में कुछ अपडेट आए हैं ऑर्डर बुक के, और फरवरी में कुल कंपनी को 804 करोड़ के ऑर्डर अब तक मिल चुके हैं। और ये जो अपडेट आया है इसके बाद NBCC में भी अच्छी तेजी देखी गई है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज कंपनी की सब्सिडरी जुबिलेंट फार्मा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनसिक्योर्ड बॉन्ड के जरिए कुछ रकम जुटाई है। रकम कुल 20 करोड़ के आसपास की है, जो ये रकम रेस की गई है कंपनी की सब्सिडरी की तरफ से। इसके अलावा इंडियन ह्यूम पाइप में भी एक ऑर्डर मिला है कंपनी को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ रायपुर की तरफ से करीब 225 करोड़ का LOA यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है, और बड़ा ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पर भी आज इस खबर के बाद थोड़ा एक्शन देखने को मिला था। इसके अलावा कुछ ब्लॉक डील्स भी हुए हैं। GSPL 15 लाख शेयरों का सौदा हुआ है, करीब 0.30% इक्विटी का सौदा हुआ। इसके बाद GSPL के शेयर में भी तेजी देखी गई। ONGC का शेयर करीब 1.25% कमजोर है और यहाँ पर भी एक सौदा हुआ है करीब 10 लाख शेयरों का 154 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। और एवरेडी इंडस्ट्री में भी एक बड़ा सौदा देखने को मिला है, जिसके बाद शेयर में एक अच्छी तेजी देखी गई। करीब 19 लाख शेयरों का सौदा हुआ 200 रुपये प्रति शेयर पर। और M&M में भी एक सौदा देखने को मिला है, 11 लाख शेयरों का सौदा हुआ 661 रुपये प्रति शेयर पर। चलिए, तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर इंपैक्ट आया और जो ब्लॉक डील्स हुई हैं इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। एवरेडी 19 लाख शेयरों का सौदा और 200 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यह सौदा होता हुआ नजर आया। उसके बाद दौड़ लगा गया 208 के लेवल पे इस समय दिन जबरदस्त चला है और दमदार चला है बिल्कुल। और ब्लॉक डील के बाद जो एक कहते हैं ना आमतौर पर कि सेलिंग प्रेशर खत्म होना, वो सेलिंग प्रेशर खत्म होता हुआ दिख रहा है और अब 208 के लेवल पर। कुणाल जी देखिए इसके चार्ट्स और बताइए क्या करना है एवरेडी में। ये देखिए, मुझे लगता है कि और एक्सटेंड करेगा ये मूव। जिस तरह का वॉल्यूम हुआ है ये बहुत ही मैसिव है। इस तरह का 50-60 लाख शेयर्स का कारोबार मुझे नहीं लगता कि हाल कभी इस काउंटर में देखा गया है। एक पैटर्न भी बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं, जिसका ब्रेकआउट आ जाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि टॉप से थोड़ा नीचे आया है, लेकिन इन स्तरों पर मुझे लगता है कि खरीदा जा सकता है। 200 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि 225 तक एवरेडी जाना चाहिए, तो मेरी राय में बाय करें। 200 का स्टॉप लॉस हालांकि जरूर रखें। चलिए 200 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं 225 रुपये तक के टारगेट के लिए। एक और स्टॉक है जहां बड़ा मूव आता दिख रहा है, वो है आइडिया। सरप्राइजिंग है, 8% की बड़ी तेजी आइडिया में बनती हुई दिख रही है और ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बढ़कर आता हुआ दिख रहा है, लगभग 8% के आसपास का ही। 1 करोड़ 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना है। क्या बात है, आइडिया में इतना ओपन इंटरेस्ट बनना बड़ी बात है। किरण जी क्या है आपकी राय वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए आइडिया पर?
देखिए आइडिया में एक अच्छा बेस 2950 या 29 लेवल्स पे हो चुका है, और इस अच्छे बेस करीबन 1.5 महीने के बेस के बाद ये स्टॉक अगर निकलता है तो एक बहुत स्ट्रांग मूव देखने को मिल जानी चाहिए। हाई रिस्क मूव रहेगी, पर जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है मैं बिल्कुल बाय करने की सलाह दूंगा। आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 30 रुपए 60 पैसे का, यानी 1 रुपए नीचे। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 34 रुपीज 50 पैसे के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है, यहाँ से भी तेजी और बन सकती है। आइडिया में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक छोटा स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक, जहाँ पर भी अच्छा एक्शन दिखा है। हम कल भी इसका जिक्र करते थे कि देखिए साउथ वाले बैंक्स में अब धीमे धीमे अच्छा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। एनबीएफसी और बैंक्स में रेपको होम फाइनेंस चला, उसके बाद साउथ बैंक आज 5% मजबूत है। सिमी जी, इसके चार्ट्स देखिए और बताइए। 15 रुपये 25 पैसे पर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, 5% ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, लगभग 66 लाख शेयरों से। कोई मौका दिखता है आपको यहाँ पर तेजी का? जी बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि वो 14.5 के नीचे या 14 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने का सलाह होगा मेरे तरफ से। मुझे लगता है कि इस मूव में 16 रुपया का लेवल क्रॉस होना चाहिए। 16 रुपया 50 पैसे के आसपास एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा तो ये स्टॉक धीरे धीरे 17 की ओर भी जा सकता है। 14.50 या 14 के नीचे स्टॉप लगा के लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन की जा सकती है, या करंट लेवल पर भी खरीदा जा सकता है। मुझे लगता है कि 16.5 17 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। अच्छा, एल&टी अपने ऑर्डर का साइज तो नहीं बताती, लेकिन रेंज बता देती है कि जिसमें इसको ऑर्डर मिला, और इस बार मेट्रो प्रोजेक्ट जो मिला है उसमें रेंज बताई गई है 2500 से लेकर 5000 करोड़ के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। कुणाल जी देख के बताएं, एल&टी बहुत ही धीरे धीरे करके यहाँ पर अच्छी खरीदारी हुई है बीते कुछ दिनों में, लगातार वन वे ट्रैक पे है ये स्टॉक। 1300 के ऊपर कैसा लग रहा है एल&टी? देखिए 1300 के ऊपर रजत जितना अच्छा लगता है उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर 1315 को पार करके उसके ऊपर क्लोज दे दे। और ये मैं फ्यूचर के लेवल्स की बात कर रहा हूँ, अभी 1317 चल रहा है। एक बार ये 1315 के ऊपर आज क्लोज दे देता है तो मुझे लगता है एल&टी में आपको तेज़ी बनते दिखेगी। मुझे लगता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर है, 2 गैप्स एल&टी में हाल में बने हैं, ये जो दोनों गैप्स हैं इनको अगर आप टेक्निकली इवेल्युएट करते हैं तो एक लक्ष्य निकल करके आता है जो कि 1380 के आसपास है। तो मुझे लगता है एल&टी में भी तेजी बनेगी, प्रोवाइडेड आज 1315 के ऊपर ये बंदी देने में कामयाब हो जाए। अच्छा, ये जो डिविडेंड की अब इस समय अटकलें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, उसमें से 2 कंपनी आज भी रडार पर है। कोल इंडिया जो 14 मार्च को बैठक करने जा रही है, डिविडेंड पे विचार होगा, और एनएमडीसी यहाँ पर बोर्ड अंतरिम डिविडेंड पे विचार कर रहा है, और ये 12 मार्च तारीख बताई गई है जब एनएमडीसी का बोर्ड अंतरिम डिविडेंड पे विचार करेगा। सिमी जी दोनों देख के बताएं, एनएमडीसी और साथ साथ कोल इंडिया, वैसे भी सरकारी कंपनियां फोकस में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। या रजत, मुझे लगता है कि एनएमडीसी चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी सुधर चुका है। इनफैक्ट करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि किसी ने अगर लॉन्ग पोजीशंस लिया है 98 99 के आसपास, वो अभी भी मेंटेन करे। मुझे लगता है कि कोई करेक्शन से पहले ये स्टॉक एक बार 110 से 112 का रेंज ज़रूर टेस्ट करने का कोशिश करेगा। बहुत ही अच्छा साउंड पैटर्न है, मुझे लगता है कि शायद ये पैटर्न फेल नहीं होगा। 110 से 112 का टारगेट है मेरा, तो जो मुझे लगता है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में अचीवेबल है। कोल इंडिया के लिए एक स्टॉप लॉस मैं दे दूंगी, मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस 235 या 34 के नीचे लगाना पड़ेगा, और अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटता है तो ये स्टॉक धीरे धीरे 250 255 यहाँ तक तो मिनिमम जा सकता है। पर वही इसका पहला पड़ाव है, क्रॉस करके सस्टेन करना मुश्किल होगा क्योंकि मेजर रेजिस्टेंस है ये शॉर्ट टर्म के लिए। पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें 234 के नीचे, और 250 तक का एक्सपेक्टेशन, 50-55 तक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कोल इंडिया में। एनएमडीसी का पैटर्न बेटर है। चलिए, लेकिन कोल इंडिया एक बड़ा डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कितना डिविडेंड का क्वांटम हो, कितना साइज होगा, और इस समय वित्तीय हालत कैसी है कोल इंडिया की, इसके ऊपर छोटी सी रिसर्च हमने करी है, वो भी थोड़ी देर बाद दर्शकों को बिल्कुल 14 मार्च को है बोर्ड बैठक। और बोर्ड बैठक में आएगा डिविडेंड का ऐलान। और डिविडेंड तो सारी सरकारी कंपनियों ने जड़ी लगा रखी है, जितना जितना पैसा सब दे दो सरकार को। कल बताया भी था खैर इसी शो में कि डिविडेंड यील्ड बहुत स्ट्रांग है कंपनियों की, और एक्सपेक्टेशन भी लगातार बढ़ रही है क्योंकि मार्च एंड के तक तो सरकार को रकम चाहिए, तो उसके चलते बड़े डिविडेंड्स यहाँ पर जो है कंपनी देती हुई नजर आएगी। और नाल्को ने भी इस बार जो 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, बहुत बड़ा डिविडेंड। और एक और स्टॉक है जो आज मतलब न सिर्फ कुणाल जी के लिए बल्कि कुणाल जी की नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वेल्थ क्रिएट करने का काम कर रहा है, पिरामल एंटरप्राइजेस। कुणाल जी बधाई हो आपको। देखिए अब तो हमारे पास बात करने के लिए एक और पॉइंट मिल गया। अब देखिए इसमें आपको बधाई दूं पिरामल एंटरप्राइज की। उसके पहले कुछ किरण जी कहना चाहते हैं। किरण जी बोलिए। जी BTSTT कॉल है और ये डेडिकेट करूंगा कुणाल जी के लिए। अरे क्या बात है, वंडरफुल। तो चलिए पहले बिगुल बजाएंगे BTST कॉल का।
चलिए, आ चुका है BTST और ये कुणाल जी के लिए डेडिकेटेड है किरण जी की तरफ से। किरण जी बताइए। नाम ही ऐसा है सन, तो सन फार्मा मैं रेकमेंड करने वाला हूं। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ही स्ट्रांग चार्ट पैटर्न है। दिसंबर महीने का जो गैप डाउन से खुला था और वही रेजिस्टेंस बहुत दे रहा था, करीबन 457 का, वो इसने आज क्रॉस किया है और बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम से क्रॉस किया है। मेरा मानना है कि BTST के लिए बाय करना चाहिए 400, 474, 480, ये दो टारगेट्स मान के चलना चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 455 का, ये कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं मैं। ओके, एक इससे पहले कि मैं कुणाल जी को कुछ पूछूं, मैं भी एक चाहता हूं, मैं एक बिगुल बजवाना चाहता हूं कल के 2000 का। अच्छा, अभी? हाँ, चलिए तो फिर कल के 2000 का फटाफट से बिगुल बजाइए, लेकिन पहले सन फार्मा के अगर आपने नोट नहीं किया, फार्मा बाद में बात मत करिए, पहले बिगुल बजाइए। पहले बिगुल बजाइए। कल के 2000 अनिल जी की ओर से सरप्राइज कर दिया आपने। नहीं, सरप्राइज किरण जी के साथ साथ मैं भी सन फार्मा, मतलब खाली फर्क इतना ही है, ये SUN है और कुणाल जी का SON है, लेकिन मेरा भी सन फार्मा ही है, जो मैं लगातार पिछले 3 दिन, मेरे ख्याल से बुधवार से मैं लगातार इस स्टॉक को 540, 542 से रिकमेंड कर रहा हूँ। कल भी हमने रिकमेंड किया था क्लोजिंग में कि क्या ये BTST कैंडिडेट है। आज सुबह भी हमने बड़ा स्ट्रांगली कहा था, और मैं ये चाहता हूँ कि आज सुबह की, आई डोंट नो वो रिकॉर्डिंग है तो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से खबरें चल रही थी कि इनकी 42,000 करोड़ की फेक इन्वॉइसिंग की वो बात हो रही थी, हम कह रहे थे जहाँ खुले वहाँ खरीदना चाहिए, बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहिए, और इस स्टॉक में कहीं कोई खराबी नहीं है, जो खबरें वो गलत है। आप देखिए स्टॉक डेज हाई पर है, बिल्कुल। एक बार पहले वो सुनिए, उसके बाद में मैं लेवल्स बताता हूँ आपको। आज मीडिया में कुछ खबरें चल रही है कि 42,000 करोड़ के फंड डाइवर्जन की बात है, ये एकदम बकवास है। अरे 42,000 करोड़ की तो सेल्स की है कंपनी ने, उतनी भी। इसका मतलब क्या है, सारी की सारी फेक सेल्स है, सारे फेक इनवॉइस है। सन फार्मा में एक्चुअल काम जीरो है। ये एकदम बकवास खबरें हैं, और कृपया करके इन खबरों के बहकावे में आके शॉर्ट ना कर दें, और गलती से अगर इन खबरों के दम पर स्टॉक नीचे खुले तो लपक लें खरीदने के लिए। यार मैं कोई सन फार्मा को क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन अमाउंट 42,000 करोड़ का मेरे गले नहीं उतरता। 42,000 करोड़ का अमाउंट, मतलब इसका मतलब ये इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, सारी की सारी इनकी फर्जी है सेल सारी। तो सारा सिस्टम, सारे ऑडिटर, सारे सेबी, एक्सचेंजेस पिछले 10 साल से सो रहे हैं, मतलब कि सन फार्मा हर रोज फर्जी इनवॉइस बनाए और बेचता रहे ऐसे ही। बेवकूफ़ वाले, कोई कुछ भी डाल देगा रिपोर्ट इसका और मार्केट रिएक्शन कर देगा। कमजोर क्या है, कोई खास नहीं। सन फार्मा सिर्फ 1%, सिर्फ 1% बचा लिया हमने, नहीं तो लोग कई क्या क्या किस किस लेवल पे शॉर्ट कर जाते हैं, अननेसेसरी फंस जाते हैं। तो देखिए, आपको कुणाल जी, आपको मेरी और किरण जी की तरफ से सन फार्मा डेडिकेटेड है, और यही चीज़ मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आप सुबह थे नहीं, और सुबह ये जो खबरें चल रही थी सन फार्मा को नेगेटिव लेकर, हमने कम से कम किसी के पैसे बने हो ना बने हो, हमने बचाए पक्के तौर पे। हमने ये बहुत साफ कहा कि सन फार्मा को बिल्कुल भी न हमने वो खबर चलाई, क्योंकि कोई भी बकवास सी खबर आप चलाएंगे, और हम लगातार ये कह रहे थे कि ये स्टॉक देखिए 500 की तरफ बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देखिए पिछले 10 मिनट में क्या तगड़ा मूव आया है। तो किरण जी ने तो अपने लेवल दे दिए है, 474, 480, 474, 480। मेरा तो लेवल आप निकालेंगे कुणाल जी कल के 2000 के लिहाज से, बताइए। देखिए, सबसे पहले आपका और किरण जी का धन्यवाद। मैं भी आप लोगों के साथ शामिल हूं सन फार्मा की इस कॉल में। मुझे लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट सन फार्मा में हुआ है, 460 रुपए के ऊपर यह ब्रेकडाउन हुआ है, और बड़ी बात यह है कि सवेरे जब ये गैप के साथ नीचे खुला था, उस वक्त कहना कि ऊपर जाएगा, ये आपका वाकई में बहुत बड़ा एक उपलब्धि है अनिल जी। और मुझे लगता है कि इससे भी बड़ी उपलब्धि है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। मौजूदा स्तरों पर सन फार्मा बाय कर रहे हैं तो 460 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि पहला जो रेजिस्टेंस है वो 478 पर 10 रुपए ऊपर है। 478 पार होगा तो 490 तक के रास्ते खुल जाएंगे, 490 अगला लेवल होगा। तो 478, 490 ये दो टारगेट है। स्टॉप लॉस रखे 460 रुपए के आसपास। अनिल जी, लेकिन बधाई मैं आपको सन फार्मा से ज्यादा टाटा पावर की देना चाहता हूं। टाटा पावर में जो आपने बाय कॉल दी थी अनिल जी, वाकई में मुझे लगता है, मैं पूरे इस वीक जो पिछले 2-3 दिन में शो पे नहीं था, मैं यही वेट कर रहा था कि कब मौका लगे और कब मैं आपको इसके लिए बधाई दूं। मुझे लगता है 67 के आसपास अनिल जी आपने मेरे ख्याल खरीदारी की राय दी थी, और आपने कहा था कि अडानी पावर और टाटा पावर चलेंगे दोनों, लेकिन ज्यादा चलेगा टाटा पावर, और वहां से आप देखिए लगभग 71 रुपए का भाव इसमें हो गया। तो वाकई में अनिल जी बहुत ही बेहतरीन कॉल थी आपकी। नहीं, वो मैं बधाई स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बधाई तो सन फार्मा की लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपको याद होगा सन फार्मा में जब रिजल्ट आए थे क्वार्टरली, बहुत शानदार रिजल्ट थे,
और तब हमने कहा था कि आज जहाँ खुले वहाँ बेच दीजिए। उस दिन मुझे याद है हाई बनाया था फ्यूचर्स में 455 का, और उसके बाद 455 का भाव ये आज क्रॉस किया है, राइट, इतने टाइम बाद। और उससे पहले हमने 440 442 पे हमने पिछले बुधवार से कहा कि एक्सपायरी के वक्त से अब इसको खरीदना शुरू कीजिए। और अब तो सन फार्मा में पूरा पार्टिसिपेशन मिला। हाँ, ये बात सही है, टाटा पावर भी चला है, पावर स्टॉक्स चल भी रहे हैं, लेकिन कुल मिला के सन फार्मा में जो खरीदारी हो रही है वो बहुत तगड़ी हो रही है। आपने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया, स्पार्क, जैसे सन फार्मा आप बोलते हैं, एकदम से स्पार्क खोल के स्पार्क में स्पार्क है, आग लगी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ स्पार्क है, धमाका है, धमाका। 183 पे, थोड़ी देर पहले 183 पे था और अब 191 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी, 2% आपको कल की क्लोजिंग के हिसाब से दिखेगा, लेकिन लोअर लेवल से देखिए आप, लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट रिकवरी है। सिमी जी से पूछना टारगेट है ये भी भागने को तैयार है और अच्छी तरह से भागने को तैयार है, क्योंकि अगर सन फार्मा चलेगा तो सन फार्मा के मुकाबले में परसेंटेज में स्पार्क और ज़्यादा चलेगा। और देखिए कैश मार्केट के स्टॉक्स, तो डिम्पी जी भी आ गए स्टूडियो में हमारे पास एक वो लिंक देने के लिए, तो डिम्पी जी इशारा भी करे कि नहीं स्पार्क का तो आपको पूछना है तो सिर्फ सिमी जी को ही पूछिए और किसी को मत पूछिए, क्योंकि वो बोले कैश मार्केट के स्टॉक पे तो सिमी जी की जो पकड़ है वो कोई मुकाबला ही नहीं। सिमी जी आप ही बताइए, डिम्पी जी कह रहे हैं पूछें कि स्पार्क कितना चलेगा। देखिए, पहले तो एक 194 के आसपास एक हल्का सा हडल है जो कि शायद हम लोग का बात करने में ही क्रॉस हो जाएगा, और अगर 194 के ऊपर जाके ये स्टॉक बंद करेगा तो कल सुबह या कल शाम को 208 से 214 ये रेंज है नेक्स्ट जहाँ पे ये स्टॉक जा सकता है। तो मेरा 194 के ऊपर 208 पहला टारगेट, 214 दूसरा टारगेट, उससे पहले कोई टारगेट नहीं है। 194 के ऊपर तो 194 में बचा क्या, हो गया ना 193 पर। आपके बात क्यों नहीं जी, सिमी जी के बात हो गया बात करने में आपके बात करें हो जाता है ना। बिल्कुल, बस सिमी जी बोलना शुरू करें और टारगेट अचीव ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। और खासकर कैश के शेयर, बाय का शेयर हो तो फिर सिमी तो डेडली कॉम्बिनेशन है इसके लिए। हाँ, तो 194 तो हो गया। 194 के ऊपर क्या होगा बताइए। 208 और 208 अनिल जी। हाँ, और स्टॉप लॉस मतलब मैं यही बताने चाह रही हूँ कि 200 के आसपास ये रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके साथ साथ सन फार्मा भी चल रहा है। आप लोग का कॉल देने के बाद भी थोड़ा सा मोमेंटम एक्वायर किया है, तो मुझे लगता है कि दोनों ही चलेगा। 200 के आसपास एक साइकोलॉजिकल हर्डल तो है ही, देखिए। और यहाँ पे जिन्होंने खरीदा है उन लोगों के लिए 188 या 189 के नीचे स्टॉप लॉस होगा, वो भी बहुत ही नज़दीक स्टॉप लॉस मैंने दिया है। हो सकता है तो आगे थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 214 का टारगेट तो मिनिमम आना चाहिए। बिल्कुल, 200 तो मिनिमम आने की तैयारी है ही है। और मैं ये सन फार्मा और स्पार्क दोनों के जो मूवमेंट है ना डिम्पी, मैं कह सकता हूँ कि कोई न कोई अच्छी और बढ़िया खबर आने की तैयारी में इस ग्रुप को लेकर, ये बात पक्की दिख रही है। ये इस तरह का मूव है जो मैं कह सकता हूँ, आप अपने अनुभव से बता सकते हैं, कुणाल जी या किरण जी, जो भी आप दोनों में से बताना चाहे, क्या ऐसा लग रहा है कि कोई खबर आने की तैयारी में इन दोनों स्टॉक में से जिस तरह की एक्शन दिख रही है? कि किरण जी? हाँ, पर एक थोड़े दिन पहले हमने एनएमडीसी का कॉल दिया था, वो भी बहुत ही मूव कर दिया, करीबन 91 92 को दिया था। 108 का पहला टारगेट था, वो अचीव हुआ। आज थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है, पर मेरा मानना है कि 115 118 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आएंगे। उसी तरह का पैटर्न सन फार्मा का है। तो इतने 2-2.5 महीने का कंसोलिडेशन के बाद जब निकलता है तब बहुत सारा सप्लाई ड्राई हो चुका होता है और नया फ्रेश डिमांड आता है। ऐसे ब्रेकआउट को छोड़ना ही नहीं चाहिए। जो कुणाल जी ने भी टारगेट दिए वो हासिल होते बिल्कुल नजर आ जाने चाहिए एक हफ्ते के अंदर। हम तो बर्थडे गिफ्ट इकट्ठा कर रहे थे, वैसे हमारी कॉल थोड़ी थी, हमने तो सन फार्मा और स्पार्क नहीं, लेकिन ये मजा यही है कि आप सही वक्त पे सही स्टॉक देखिए। अगर किरण जी खबर सुनकर बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब बधाई वाला, तो नेचुरली बहुत हाई कन्विक्शन कॉल होगा। उसके साथ साथ मैंने आपको लेवल तक नहीं पढ़ने दी। मैंने क्या कहा, लेवल नहीं पढ़ोगे, पहले मेरे को कॉल देने दो। तो मेरा कन्विक्शन हाईएस्ट लेवल, और मेरा कन्विक्शन ऐसा नहीं कि किरण जी ने अभी बोला उससे तो मेरा जोश बढ़ ही गया, क्योंकि तब मेरी नज़र पड़ी स्टॉक पे। नहीं तो कन्विक्शन तो सुबह से, डिम्पी जी आप तो थे साथ में सुबह। सर मैं तो पिछले सुबह हमने 2-3 बार इस शेयर को कवर भी किया, और आज सुबह ये बात रखी भी थी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बोल्ड कॉल के तरह कि अगर एक गिरावट आ भी जाए तब भी ले लेना। बिल्कुल, सचिन से भी हमने पूछा था कि आप हमको नीचे तक के लेवल भी बता दीजिए कहाँ तक जा सकता है, ताकि हम इसको भर लें। हाँ, तो सचिन शुभम कह रहे थे अगर गलती से 25 से 35 की रेंज में आ जाए तो छोड़िएगा मत। हालांकि आया नहीं वहाँ तक, उससे पहले ही घूम गया। लेकिन एनीवे चलिए, तो स्पार्क 200 पहले और उसके बाद 208
या नहीं 208 तक जाने की तैयारी में। ये है सिमी जी का कॉल। 190 का स्टॉप लॉस रखिए, 208 का रखिए टारगेट, भारी भरकम वॉल्यूम, और ये भी जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब जो डिम्पी जिस काम के लिए मौजूद है वो है निफ्टी, और निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी जो कि ऑप्शंस की है, जो होगी कल। तो ब्रोकर हाउसेस का जो पोल है वो क्या कह रहा है, ये बताने के लिए डिम्पी मौजूद है। डिम्पी बताएं किन लेवल्स पे एक्सपायरी होगी। पहले तो जरा निफ्टी से करते हैं शुरुआत, और निफ्टी का पोल आपके सामने उतारते हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादातर जो आप आंकड़े भी देखेंगे पोल के अंदर, उसमें सिर्फ पहले ब्रैकेट होगी जो कि 10,950 से हमने काउंट की है, 11,000 वाली, नहीं तो ज़्यादा का ज़्यादा बेस 11,000 का आपको दिख रहा होगा। अब 11,000 से जैसे आप शुरू करेंगे तो 30%, 11,050 का अगर आप मिनिमम मानते हैं 11,100 में 45%, और 11,100 से 150 अगर और कवरिंग आई यानी और तेजी हुई तो फिर आपको ये बाजार और बढ़ता हुआ दिखेगा। यानी कि अगर आप इस बेस को भी मान लें तो करीब करीब आपका 75% हिस्सा ये कहता है कि 11,000 के नीचे इस बार हम एक्सपायरी शायद ना देखें, जो कि आपको कल वीकली बेसिस पर दिखेगी, और 11,100 के चांसेस पूरे बनते हैं। अब जरा बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी का पोल क्या कहता है, यहां पर भी 27,400 ये एक हमारा बेस होगा। 27,400 एक बेस है, सिर्फ एक यही ऐसी ब्रैकेट है जहाँ पे 10% है, नहीं तो आपको धीरे धीरे जैसे से आप ऊपर होते आएंगे, यानी कि 27,500 के ऊपर आ रहे हैं, जहाँ पे कल की हमको क्लोजिंग मिली है, उसके बाद कन्विक्शन का लेवल बढ़ जाएगा। 27,600 से 700, 27,700 से 800 यहाँ पर मेजोरिटी है। यानी कि हो सकता है बैंकिंग स्टॉक्स भले आज थोड़े ठंडे हो जाएं, लेकिन उसके बाद वापस से मोमेंटम आ सकता है। तो 27,600 से 27,800 के बीच में 75% ब्रोकर्स ये कहते हैं, यानी कि 10 में से 7.5 ब्रोकर्स का मानना ये है कि ये रेंज होगी, जो कि आपको वीकली बेसिस पर बैंक निफ्टी की ऑप्शंस भी आती हुई दिखेंगी, एक्सपायर होती हुई दिखेंगी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये ऑप्शन के हिसाब से पोल है। निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन 27,600, 27,700, 27,700, 27,800, 27,700 और ऊपर मतलब अभी जो चल रहा है जहां पर, उससे भी लगभग 200-250 पॉइंट ऊपर की बात हो रही है। कोई भी मंदी में नहीं है इस समय मार्केट में। और जो लेवल्स हैं उससे वो अभी बोल रहे हैं 27,700 से लेकर 27,800 की रेंज, 40% जानकार बोल रहे हैं वहां पर जाके अटक सकता है 27,800 के आसपास। लेकिन ये तेजी है, देखिए मंदी कितने कम है, सिर्फ 25% बोल रहे हैं कि 27,500 के नीचे या 27,500 के आसपास कटेगी, उससे ऊपर तो सारे के सारे ही हैं। और निफ्टी बैंक देखिए आप, वो बोल रहे हैं कि अभी हो सकता है प्रोबेबिलिटी 11,100 के लेवल को भी अटेम्प्ट करे। जो रेंज निकल के आ रही है वो 11,050 से लेकर 11,100 के निकल के आ रही है। 45% जानकारी यहाँ पर बोल रहे हैं कि पोजीशंस बन रही है इस आधार पर 11,050 और 11,100, इसके नीचे चल रहे हैं अभी नीचे चल रहे हैं। तो ये बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली चीज़ है। कल है ना गुरुवार, हाँ कल है, इस बार तो मंडे की छुट्टी थी, तो कल ही एक्सपायरी होनी। चलिए डिम्पी जी बढ़िया है, एक्सपायरी सही अच्छे लेवल पर हो जाए और क्या चाहिए। लेकिन इस बीच शर्मिला जी भी हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं। शर्मिला जी, आज हमने ना वो रिसर्च गुरुकुल में एक बड़ा खास एपिसोड किया। अच्छा, एक डिम्पी जी है ना, डिम्पी जी से रिसर्च गुरुकुल पे भी मुझे बात करनी है, तो हमने बड़ा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन किया, उस पर भी मैं शर्मिला जी से राय लूँगा। उससे पहले मैं डिम्पी जी वो आपने शो देख लिया हो तो बता दो जरा, एपीआई को क्या कहते हैं, पता चल गया आपको? हाँ सर, वो मेरे को पता लग गया। मैं तो बकायदे शो के लिए ही रुका हुआ था। जैसे ही वो शो, मैं अपने शो कंप्लीट करके बाहर गया तो एपीआई का मतलब चूर्ण, तो एपीआई का मतलब चूर्ण है। वैसे एक्टिव ये एक तरह का इंग्रेडिएंट होता है जो कि फार्मा इंग्रेडिएंट, हाँ, तो ये एक तरह का वो हिस्सा है जिसको हम कच्चा माल भी कह सकते हैं, या फिर आप ये कहें जिससे दवा बनती है। लेकिन इसको बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझना हो तो इस एपीआई को आप सीधा कहें चूर्ण, दवा का चूर्ण, दवा का चूर्ण। हाँ, जो क्रोसिन को, अगर आप क्रोसिन को फोड़ दो, पूरा बांट दो, तो वो जो मसाला बनेगा ना, निकलेगा बारीक चूर्ण। हाँ, समझ में आ गया ना? बस यही हमारा मकसद था कि इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में, रिसर्च गुरुकुल में हम इस तरह से लैंग्वेज में सिखाएं कि अब आदमी जिंदगी भर भूल नहीं सकता। हाँ। रजत भूलेंगे तो नहीं ना? मैं तो बिल्कुल नहीं भूलूंगा। जो स्टॉक चल रहे हैं नीचे, जो नीचे यहाँ पर जो स्टॉक चल रहे हैं बैंड में, वो सब वही हैं जो एपीआई बनाती हैं कंपनी, चूर्ण बनाने वाली कंपनी, सब चूर्ण बनाने वाली कंपनी है। और चाइना का जो डिसएडवांटेज हुआ है, चाइना में जो पर्यावरण मंजूरी नहीं मिल रही है बहुत सारी कंपनियों को, उसका बेनिफिट उठा रही है कंपनी। और मुख्य एजेंडा यही था कि स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जाएं, कौन से वैल्यू बाइज हैं इन लेवल्स पे भी, और जहां पर आने वाले समय के लिए फोकस किया जा सकता है, वहां पर तेजी बन रही है। देखिए बिल्कुल, आरती, ड्रग्स, ये सभी स्टॉक्स बिल्कुल। शुगर सेक्टर पर जो हमने रिसर्च गुरुकुल किया, आपको बहुत पसंद आया। आज वरिंदर बंसल ने इस पर रिसर्च गुरुकुल किया, फार्मा एपीआई पर, वो आपको किस तरह का लगा वो आप बताएं, अपना फीडबैक दें। और आप और रिसर्च गुरुकुल में कौन से ऐसे सेक्टर्स देखना चाहते हैं वो बताइए, क्योंकि हम हर हफ्ते एक सेक्टर आपके लिए रिसर्च करना चाहते हैं, और ऐसे सेक्टर करना चाहते हैं जिसकी रिसर्च आसानी से मिलती नहीं। लुपिन सिप्ला डॉक्टर पे तो CLSA भी दे देगा, क्रेडिट स्विस भी दे देगा, इन पे कौन देगा? आप स्टॉक देखिए जो सब भाग रहे हैं। जो स्टॉक डिस्कस हुए हैं रिसर्च गुरुकुल में, आप देखिए शिल्पा मेडिकेयर 9%, 6% आरती ड्रग्स, डीवीज लैब फ्यूचर्स का एक ही स्टॉक था मेरे ख्याल से, डीवीज लैब, जो भी निचले स्तर से कम 40-50 रुपए स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। 40% मार्जिन
मार्जिन एंजॉय करते हैं, जो बाकी कंपनी 25% तक पहुंचे हाँ, तो 40 से 45% की रेंज में मार्जिन। आप देखिए रिसर्च गुरुकुल, एक डीवीज का पूरा चार्ट दिखाइए। 10:30 बजे जब रिसर्च गुरुकुल हुआ है उसके बाद से स्टॉक पे देखिए क्या एक्शन है। आरती, न्यूलैंड, सोलारा एक्टिव फार्मा, ढेर सारी कंपनियां हैं जहां पर जबरदस्त एक्शन हुआ है आज। तो आपको क्या पसंद है ये आपको बताना है शर्मिला जी, इन तमाम कंपनियों में से। एक्चुअली आई लाइक शिल्पा मेडिकेयर। इसमें रीज़न 2-fold है, बिकॉज शिल्पा मेडिकेयर इज़ ऑल्सो एन ऑन्कोलॉजी कंपनी। तो जैसे कि आपने बहुत एक्चुअली मुश्किल सेक्टर चुना बिकॉज आई थिंक फार्मा इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्टर्स टू अंडरस्टैंड। और टेक्निकल लैंग्वेज भी उसमें उतनी है। उसके साथ साथ न्यू मॉलिक्यूल डिस्कवरी, आई मीन यू नो देयर आर सो मेनी लेयर्स टू फार्मा कंपनीज की उनको समझना बड़ा मुश्किल रहता है। I really wouldn't advise anybody who, unless they have some really good science background, to get into too much into pharma. लेकिन शिल्पा मेडिकेयर इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक तो दवाई की कंपनी कभी आउट ऑफ फैशन जाती नहीं। इन्फ्लेशन इंसुलर है वैसे, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ते हो तो दवाई तो आपको लेनी है। और उसके साथ ऑन्कोलॉजी मीन्स कैंसर, so cancer related companies are also unfortunately always something that will do well. So I think for all these reasons I like Shilpa Medicare. अच्छा, मेरे को भी एडवांटेज ये हुआ कि ना इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। पहले तो पढ़ना ही बहुत मुश्किल था इस सेक्टर को। कॉम्प्लेक्स एपीआईज होती हैं, क्रैम्स कारोबार, क्रैम्स कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा जो प्योर प्ले एपीआई है उसमें डेविस लैब्स शामिल है। तो बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें पता लगी। एनिमल एपीआई होते हैं इनफैक्ट बहुत अच्छे तरीके से। हाँ बिल्कुल। I think Newland is animal, if I'm न्यूलैंड not mistaken, and सीक्वेंट साइंटिफिक है। Sequent, सीक्वेंट साइंटिफिक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ये शेयर वाले आज भाग रहे हो, ये इनकी मर्जी, ये कब भागें हमारे हाथ में तो है नहीं। लेकिन ये रिसर्च आपको इसलिए बताई जाती है कि कमज़ोर बाजार में जब मौका मिले इन अच्छी क्वालिटी के शेयरों को आप लीजिए। ये 2-4 हफ्तों की स्टोरी नहीं है, ये 2-3 सालों की कहानी है जो बाजार को पसंद आएगी। किस तरह से सेक्टर के फंडामेंटल्स बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं। अगर फंडामेंटल्स वापस कमज़ोर होंगे तब भी आपको उसके कारण बताए गए कि किस वजह से फंडामेंटल्स कमज़ोर हो सकते हैं, ताकि वो जब हों तो भी आपको पता चले, है ना। आइए देख लें एक बार देख लेते हैं थीम क्या है, एक्चुअली हम बता क्या रहे हैं इस रिसर्च ग्रुप में। पहले ये देखिए आप। वरिंदर, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक है ना वो मार्केट से बहुत बड़ा पैसा कमाए, लेकिन प्रॉब्लम है कि करे कैसे। अरे सिंपल है सर, उनको रिसर्च सिखाते हैं। रिसर्च बहुत मुश्किल है। अरे नहीं सर, सिखाएंगे ना हम दोनों साथ में, बहुत आसान भाषा में। पक्का? पक्का। चलिए, एक से भले दो, रिसर्च गुरुकुल में। चलिए, तो आसान भाषा में रिसर्च अगर सीखनी हो तो रिसर्च गुरुकुल का हिस्सा बनिए और बहुत सारे काउंटर स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक आपको आइडियाज मिलेंगे, रिसर्च मिलेगी और पता लगेगा कि कंपनियों को आसान तरीके से कैसे पढ़ा जाए, वैल्यू कैसे निकाली जाए। लेकिन रिसर्च के अलावा करनी है ट्रेडिंग तो फिर आपको इंतजार करना चाहिए सिर्फ एक चीज का, और वो है बिगुल, जो 2 से 3.5 के बीच में अलग होता है, BTSTT का। बजाइए एक बार। और ये है कुणाल जी के लिए। जी देखिए, अभी आप बात कर रहे थे पिरामल एंटरप्राइजेस की, जिसमें कि एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए चार्ट पर नजर आया है और हमारे सारे लक्ष्य इस काउंटर में हासिल हुए। 2 दिन पहले मैंने इसमें खरीदारी की राय दी थी और बिल्कुल वैसा ही चार्ट स्ट्रक्चर और वैसा ही फॉर्मेशन एक दूसरी एनबीएफसी में बनता हुआ दिख रहा है और ये स्टॉक है बजाज फाइनेंस, जिसमें कि 2700 रुपए की एक अहम रेजिस्टेंस को इस काउंटर ने कल पार किया और आज उसके ऊपर टिक पाने में कामयाब है। अब ये काउंटर मुझे लगता है अपने अगले बड़े पड़ाव यानी कि 2850-2900 रुपए के लेवल्स की ओर बढ़ रहा है। बजाज फाइनेंस डेफिनेटली नॉट टू बी मिस स्टॉक है, मौजूदा स्तरों पर बाय करें। बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखना है, 2740 रुपए का टाइट स्टॉप लॉस है। ऊपर की ओर 2825 पहला लक्ष्य और 2860 दूसरा लक्ष्य होगा। इसको बाय करने में चूक नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है बजाज फाइनेंस डेफिनेटली बाय करें मौजूदा स्तरों पर, फ्यूचर के लेवल्स में दे रहा हूं। बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, बिल्कुल चूक नहीं करनी है, छोड़ना नहीं है, लेकिन इसके लिए एक अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी पुणे से, किरण जी। मतलब बजाज ग्रुप के शेयरों पे तो किरण जी की भी गहरी पकड़ है। किरण जी, जरा इसके आप चार्ट देखकर आप भी मोहर लगाइए। नहीं, चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। इसने जो पिछला स्विंग हाई जो अभी जो कुणाल जी मेंशन कर रहे थे वो क्रॉस किया है, तो इसमें एक बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिल जानी चाहिए। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है और इस मूव के लिए मेरा, अगर मुझे पूछा जाए स्टॉप लॉस क्या है, तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 27-25 का
और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि टारगेट्स के लेवल्स आपके लिए BTSTT के दौर पे करीबन 2820 2830 के देखने को मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पर तेजी जो है और बढ़ सकती है और एक बार फिर से वो स्पार्क दिखाई, क्योंकि वो स्पार्क है उसमें 198 के लेवल पे आके अब जाके कहीं ना कहीं रुका है, लेकिन 198 का लेवल इस समय इस स्टॉक पे आता हुआ नजर आया। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन, अच्छा बजाज फाइनेंस की बात करें, जब भी बजाज फाइनेंस की बात होती है तो बजाज फिनसर्व एक और एक रडार बाज रहा है, तो दोनों ही ट्विंस हैं, साथ साथ चलते हैं। एक बार कुणाल जी बजाज फिनसर्व भी देख के बताएं सर, यहाँ पर भी पिछले 5-10 मिनटों में अच्छी खरीदारी हुई है, ये तेज हो सकता है यहाँ से क्या? देखिए बिल्कुल हो सकता है रजत, इसमें एक मामूली सी रेजिस्टेंस है 6650 के आसपास, 6650 के आसपास फ्यूचर्स में रेजिस्टेंस है 10 रुपए ऊपर। ये लेवल निकल जाएगा तो इसमें भी बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस तरह हमने बजाज फाइनेंस का चार्ट देखा है, बिल्कुल आइडेंटिकल चार्ट है, तो मुझे लगता है कि वैसे वहां पर भी ब्रेकआउट आएगा और फिर यहाँ 6800 और 6900 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बजाज फाइनेंस भी बाय करें, 6650 के ऊपर अगर आज क्लोज होता है डेफिनेटली बाय करके जाना चाहिए। बजाज फाइनेंस में यहाँ पे है खरीदारी करने की राय। फिनसर्व खरीदें, फाइनेंस खरीदें, जो आपको पसंद हो वो खरीदें, वो बढ़िया है। लेकिन एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूँ, वो है डिवीज लैब। जब भी हम बात कर रहे थे अभी ये सारे API फार्मा शेयरों की, वायदा कारोबार का एक ही शेयर है जो इस तरह के कारोबार में, वो है डिवीज लैब। आज दमदार तेजी दिखाता हुआ 1692 डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सिमी जी जरा इसके चार्ट देखिए और बताइए इसके लिए क्या टारगेट्स और स्टॉप लॉस रखे जाएं और क्या फ्रेश खरीदारी अब भी की जा सकती है? देखिए अनिल जी, स्ट्रक्चर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है, 1720 तक तो जा सकता है ये स्टॉक। स्टॉप लॉस अपना कंफर्ट लेवल के हिसाब से 1675 या 1670 के नीचे रखना पड़ेगा। 1710 टू 1720 यहाँ तक तो ये स्टॉक जा सकता है। इनफैक्ट अनिल जी एक बात मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, जब से आप लोग पीलर मिल एंटरप्राइजेस का नाम लिया है उसके बाद से एक से बढ़कर एक फार्मा स्टॉक्स चलने लगा है। मैं वोकहार्ट फार्मा देख रही हूँ जिसमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया है और वो भी चल रहा है। वोकहार्ट अभी शायद फ्यूचर्स में बैन पीरियड में है, इसलिए शायद कॉल दे के फायदा नहीं है BTSTT में, पर मुझे लगता है कि वोकहार्ट में जितना बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है मिनिमम 450-55 तक तो जा सकता है बहुत जल्दी। और दूसरा एक स्टॉक मेरा फेवरेट है बहुत, स्ट्राइड साशुन, जो अभी 430 के आसपास है, 439 के आसपास है। इसमें भी मुझे लगता है कि 455 तक का टारगेट एक हासिल कर सकता है बहुत जल्दी। कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर में एक मूवमेंट आ रहा है, मुझे लगता है कि कोई भी इनकैश कर सकता है। अगर कोई स्ट्राइड्स में पोजीशन बना रहा है मेरा कॉल देने के बाद, तो 430 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 455 का टारगेट रखिए। हो सकता है कल नहीं तो कल शाम को, नहीं तो परसों तक आपका टारगेट हासिल हो जाएगा। अच्छा मोमेंटम आ चुका है। वोकहार्ट भी कोई अगर कैश में बाई कर रहा है तो 425 से पहले स्टॉप लॉस नहीं होता है, और वोकहार्ट इनफैक्ट 465 से 70 तक भी जा सकता है। अच्छा मोमेंटम एक्वायर किया है दोनों ने। और हालांकि वोकहार्ट अभी बैन पीरियड में, ये बात सही है, लेकिन आज के सत्र में 2% की तेजी और बीते 5 मिनटों में स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी है। स्ट्राइड्स फार्मा यहाँ पर 455 तक का लक्ष्य है, 430 का लगाइए एक स्टॉप लॉस, और इसके अलावा वोकहार्ट इस स्टॉक पर भी नजर रखनी होगी। दोनों ही स्टॉक्स एकदम से चलें और फार्मा सेक्टर पर खरीदारी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। जो भी स्टॉक्स इसमें अभी पिछले 10 मिनट में डिस्कस हुए वहाँ पर अच्छा एक्शन देखने को मिला है, लेकिन कुछ कैश के स्टॉक्स हैं जहाँ पर एकदम से खरीदारी, उसमें एक है थॉमस कुक और दूसरा है CDSL। आमतौर पर दोनों ही स्टॉक्स की चर्चा कम होती है, लेकिन इस समय चढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थॉमस कुक दिन के उच्चतम स्तर पे है, कुल मिलाकर मूव आज के दिन का 3%, और इसके अलावा CDSL एक और स्टॉक जहां पर 4% की कमाई होती हुई नजर आई। कुणाल जी, CDSL या थॉमस कुक किसी में भी वॉल्यूम इस समय ठीक नजर आ रहे हैं, ट्रेड किया जा सकता है क्या? देखिए आमतौर पर वॉल्यूम कम होते हैं रजत, और CDSL में एक ब्रेकआउट जरूर हम 235 रुपए के ऊपर आते हुए आज के ट्रेड में देख रहे हैं। 240 के लगभग भाव चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर आज 235 के ऊपर बंद हो जाता है तो इसमें आपको एक बार के लिए 250 रुपए 255 रुपए के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 5-6% की तेजी की गुंजाइश जरूर है, बाय करें। स्टॉप लॉस जरूर 235 रुपए के नीचे रखें और 250 के लक्ष्य से क्लोजिंग बेसिस पर CDSL पर बाय किया जा सकता है। अच्छा, रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक स्टॉक तेज हुआ, वो है कोल्टे पाटिल। यहाँ पर 4% की कमाई कुल मिलाकर दिन भर में, 1% का मूव बीते 15 मिनट में। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन कोल्टे पाटिल में बन रहा है। और साथ ही साथ एक और स्टॉक तेज है, वो है रैमको सिस्टम्स। इस पर भी नजर रखें, यहाँ पर भी एक्शन स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एक बार रैमको सिस्टम्स का चार्ट देख के बताएं, ये दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचे 263 264 के लेवल पे। रैमको सिस्टम्स कैसा नजर आ रहा है आपको?
अच्छा लग रहा है रजत। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 260 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो रहा है 259 के ऊपर। नेक्स्ट टारगेट 269 होगा, उसके बाद ये 274-80 तक भी जा सकता है। अच्छा फॉर्मेशन है, एक लग रहा है देख के कि एक बेस बन चुका है, ये स्टॉक अभी चल सकता है। मुझे लगता है कि कोई अगर करंट लेवल पर भी खरीद रहा है तो 55 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदिए और 70 तक का तो इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन एक बार वायदा कारोबार के शेयर्स जो बीते कुछ मिनटों में एक्टिव हुए हैं उसमें फटाफट से देख लेते हैं कौन से स्टॉक सामने आ रहे हैं। इनफैक्ट अब एक है NBCC, यहाँ पर 4.5% का मूव बन चुका है और आधे फीसदी गेंस मिल चुके हैं दिन के उच्चतम स्तर पे। और एक है M&M फाइनेंस। कुणाल जी, M&M फाइनेंस और साथ साथ NBCC अगर कुछ खरीदना हो तो कोई भी स्टॉक रिकमेंड करेंगे या फिर अवॉइड लिस्ट में डाला जाए दोनों स्टॉक्स को? देखिए, सारे एनबीएफसी स्टॉक्स में हम तेजी देख रहे हैं। एनबीसीसी की बात आपने की रजत, मुझे लगता है एक रेजिस्टेंस का सामना ही काउंटर कर रहा है। 62.25 के आसपास रेजिस्टेंस है और 62.25 से ही आज ये नीचे लौटा है। मुझे लगता है 62.25 पार होगा तो एनबीसीसी खरीदें। M&M डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर ये एनबीएफसी का मूव चलता रहा तो आपको M&M में भी तेजी बनते हुए नजर आएगी, तो इन स्तरों पर भी बाय कर सकते हैं। लेकिन इनसे बेहतर बजाज फाइनेंस और फिनसर्व का चार्ट है जिस पर पहले मैं खरीद की राय दे चुका। चलिए, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों स्टॉक्स पे नजर रखी जा सकती है। लेकिन एक बार फिर से निफ्टी और निफ्टी बैंक का पोल दिखाइए, क्योंकि जब हमने बात की थी उस समय बाजार इतना एक्शन में नहीं था। ये दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड होना शुरू हो गया है। दोनों ही में, निफ्टी और निफ्टी बैंक में एकदम से सडन स्पाइक है और दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड हो रहा है। जो रेंज है वो 11,050 से लेकर 11,100 की है। अभी भी इससे 5 पॉइंट नीचे कामकाज हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर जानकार मान रहे हैं कि 11,050 से 11,100 के लेवल पे 45% जानकार इस ट्रेडिंग रेंज पे बेट लगा रहे हैं कल के सत्र के लिए। और 11,000 और 11,050 जो कि मौजूदा रेंज है, इस पे भी 30% जानकार मान रहे हैं कि इसी के आधार पर स्ट्रैटेजी बनाएं। कुल मिलाकर जो 100 पॉइंट का दायरा है 11,000 से लेकर 11,100, ये एक मोटी मोटी रेंज निफ्टी की है एक्सपायरी से पहले, वीकली एक्सपायरी से पहले 75% ब्रोकर्स की राय। और साथ साथ निफ्टी बैंक यहाँ पर भी एकदम से स्पाइक आया है 27,572 के लेवल पे। अभी थोड़ी देर पहले 27,600 को भी छू लिया था। 27,700 से 27,800 ये 40% जानकार हैं और 27,600 से लेकर 27,700 ये 35% जानकार इसी रेंज पे बेट लगा रहे हैं। अभी इन दोनों ही रेंज से नीचे कामकाज हो रहा है। तो ये देखिए आपकी ज़्यादातर जो जानकार हैं वो तेजी रिकमेंड कर रहे हैं मार्केट्स पे। लेकिन अनिल जी क्या रिकमेंड कर रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को, ये थोड़ी देर में आपके साथ। नहीं, थोड़ी देर क्या, देर किस बात की है? अच्छा, तो फिर ठीक है, ऑलरेडी देरी है, 2:30 बजे की 2:45 बजने आ रही है। शुभ काम में देरी कैसे? चलिए तो फिर बिगुल बजाते हैं, उसके बाद देखते हैं अनिल जी की स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल क्यूज देखने बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ पर क्यूज निकल के आ रहे हैं। कल बहुत ही एक दायरे में कामकाज हो रहा था यूएस मार्केट्स में, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मुनाफा वसूली थी। और आज भी ये मुनाफा वसूली के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 1/4% ज्यादा के आसपास गिरावट शो कर रहा है। 60 पॉइंट की गिरावट है, कोई बहुत बड़ी नहीं। नैस्डैक जो है उसमें भी 9 अंकों के आसपास की गिरावट है। कमजोर संकेत तो यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स से हैं। अभी देखना होगा मार्केट कैसे ओपन होते हैं। अच्छा, और ये यूरोपियन बाजार कल के सत्र में ठीक था रुझान, लेकिन अभी एक दायरे में कामकाज हो रहा है। बायस ज्यादातर नेगेटिव साइड पे रखे हैं आप, क्योंकि कैक और डैक्स यहाँ पर भी 1/4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड बताएं, क्योंकि ये $66 के आसपास है। ब्रेंट अभी थोड़ा हल्का होकर आधे फीसदी के आसपास घटा है, तो 65-50 के आसपास पहुंचा है। और नाइमेक्स में भी 1% के आसपास की गिरावट बन चुकी है। और रुपया मेजर ट्रिगर इंडियन मार्केट्स के लिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि कल OMO ऑपरेशंस भी शुरू हो रहे हैं बैंकिंग सिस्टम के लिए 12,500 करोड़ के मेरे के आसपास, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा रुपए के लिए। लेकिन 70-54 का मौजूदा स्तर है, कोई बहुत बड़ा बदलाव कल की क्लोजिंग के हिसाब से नहीं है। तो कोई इंटरनेशनल क्यूज तो असर नहीं डालेंगे, ऐसा लग रहा है कि आज की क्लोजिंग पे। ठीक बात है। तो कोई खास संकेत ऐसे है नहीं कि बहुत तेजी या बहुत मंदी के हों, तो मिले जुले से हैं। तो हम हमारी ताकत पे आगे बढ़ेंगे। और हमारी ताकत जो बता रही है निफ्टी की, वो ये है कि 11,000 ये बहुत अहमियत वाला लेवल है। 11,000 के पुट पर इस सीरीज में आप देखेंगे, आज के सेशन में एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। 19 लाख शेयर पुट में जुड़े हैं आज 11,000 वीकली वाली में। और वीकली वाली में 27 लाख शेयर खुले हैं, मंथली वाले में 32 लाख शेयर, दोनों में बराबर हो गया एक तरह से। और दोनों मिला के लगभग 60 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। तो जब तक आप 11,000 के ऊपर हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, एकदम फुल तेजी में रहिए। तो और 11,000 के नीचे ही आपको सोचना है कि हमें तेजी कंटिन्यू रखनी है या स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। उसके पहले तो स्टॉप लॉस भी सोचने की जरूरत नहीं है जब तक आप 11,000 के ऊपर है। स्टॉप लॉस भी 11,000 के नीचे जाने पर ही सोचना बनता है। तो 11,000 आपका ये हो गया। ऊपर की तरफ 11,075, 11,100 ये 2 लेवल दिखते हैं जहाँ तक जाने की कोशिश बाजार की हो सकती है। तो ये निफ्टी पर आए 11,000 के नीचे जाए तो ही आज दिन के लिए बचे हुए समय के लिए आप अपनी तेजी की पोजीशन कम करें।
अदरवाइज खरीदारी के रुझान के साथ ही रहे। 11,025, 11,035 अच्छी रेंज है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 11,050, 11,075, 11,100 के टारगेट के लिए तेजी ही करनी चाहिए। 11,075 और 11,100 प्रोबेबिलिटी कितने से कि 11,100 के ऊपर निकल आएंगे? आज नहीं, इनफैक्ट आज ही नहीं, अगर आज और कल का भी मिला के देख लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, वीकली एक्सपायरी है, तो कुछ भी शॉर्ट कवरिंग कहीं पर भी ड्यू हुई तो यहाँ पर निकल सकते हैं, कल तक निकल। इसमें एक ही चीज़ है रजत, वो ये कि बाजार थोड़े ओवरबॉट है, शॉर्ट्स कम है, लॉन्ग बहुत ज़्यादा है। ओवरबॉट है पुट कॉल रेशियो के लिहाज से, लेकिन वो ओवरबॉट होने में करेक्शन किस चीज़ पे आएगा वो क्या पता। करेक्शन आ जाएगा या एक्सपायरी के बाद आएगा पता नहीं। करेक्शन अगर आना है तो किसी न किसी खबर से आना है, वो खबर कब आएगी या क्या आएगी वो तो हमें पता नहीं। तो इसलिए जो पता नहीं उसको साइड में छोड़ दीजिए। डेटा के लिहाज से ये लग रहा है कि एक्सपायरी के बाद करेक्शन आना चाहिए, एक्सपायरी के पहले शायद ना आए। अच्छा, जो ऑप्शंस का जो पीसीआर निकलता है इसके आधार पर ओवरबॉट है 1.7 के आसपास तो था मंथली का, वीकली का तो 2 के आसपास था पीसीआर। वीकली तो कल ही ओवरबॉट होने के संकेत दे रहा था, 2 का लेकिन वीकली में मैं इसलिए अभी भी रजत, इसलिए वीकली में मैं अभी भी ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दे रहा कि वीकली अभी नई नई सीरीज शुरू हुई है, 3-4 हफ्तों की हुई है, तो वहाँ के पुट कॉल रेशियो हम थोड़ा सा और स्टेबल होने देते हैं, वहाँ थोड़ा और लिक्विडिटी आने देते हैं, इसलिए मैं मंथली पे जा रहा हूँ। और मंथली में बहुत मजबूती के संकेत है, खरीदना चाहिए। चलिए, तो 11,000 के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है। 11,000 जब तक होल्ड करे तब तक तेजी बनाए। 11,000 का स्टॉप लॉस है, 11,075, 11,100 के टारगेट, 11,075 और 11,100 का टारगेट रहेगा। तेजी बन सकती है, और वैसे भी जी बिजनेस के ब्रोकर्स पोल में जो रेंज निकल के आ रही है वो 11,050 से 11,000 की ही निकल के आ रही है, 11,100 की निकल के आ रही है। तो निफ्टी बैंक पे क्या किया जाए सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बताइए। ये चल नहीं रहा है आज के सत्र में, कल के मुकाबले आज थोड़ा कम एक्शन है निफ्टी बैंक पे। 27,500 ये बड़ा अहमियत वाला लेवल है, और वो इसलिए कि 27,500 के पुट पे 8 लाख शेयर हैं, और कॉल्स में मंथली और वीकली दोनों मिलाकर देखेंगे तो 7 लाख शेयर है, तो लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है 27,500 पर। आज आपने 27,500 तोड़ा नहीं है, 27,492 का लो है, वो मतलब नहीं तोड़ा हुआ माने। तो जब तक आप 27,500 के ऊपर है तब तक डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको 27,000, अब आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करने के 2 तरीके हैं रजत। पहला तो ये कि अगर 27,500 के नज़दीक मिले खरीद लीजिए। दूसरा ये कि जैसे ही 27,600 अब ये पार करता है वापस से, स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 27,580 चल रहा है, तुरंत ले लीजिए 100 पॉइंट के लिए, और 27,500 पार करते ही ले लीजिए, और वो 100 पॉइंट, हाँ माफ़ कीजिए, 27,600 पार करते ही ले लीजिए 100 पॉइंट, और आज भी मिल सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या लगाना? आज ही मिल सकते हैं 27,500, 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। हाँ तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, 27,600 के ऊपर जैसे निकले पोजीशंस बनाएं, और 27,700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 100 पॉइंट का मूव इमीडिएटली देखने को मिल सकता है, लेकिन जो पोल बताया उसमें 27,700, 27,800 आज की और भी यहाँ पर और भी हैवी साइड पे कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं है अगर आज देखें तो। इनफैक्ट मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी बैलेंस्ड है तेजी और मंदी दोनों पोजीशन के लिहाज से। कैसे? 27,400 से 27,500 के रेंज में बैंक निफ्टी पर पुट में अच्छी पोजीशन बनी हुई है, जो आपके लिए मजबूत सपोर्ट है नीचे। 27,600 से 27,700 की रेंज में कॉल्स में अच्छी पोजीशन बनी हुई है, जो रुकावट का लेवल है, इसलिए 27,700 पार होकर टिकना जरूरी है। 27,600 पार होकर टिकेगा तो 15 लाख शेयर कॉल्स में जो है वो आपके रिस्क पर आ जाएंगे, और वो जो शॉर्ट कवरिंग करेंगे वो 50 से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऐसे चुटकियों में बजेगी। इसलिए मैं 27,600 का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है ये 27,600 पार कर भी लेगा, और 50 से 75 पॉइंट आपको तुरंत दे भी देगा आज के आज ही। तो मुझे ऐसा लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से मुझे इस वक्त बैंक निफ्टी में ट्रेड सूट कर रहा है, तेजी की तरफ लेने का बजाय निफ्टी में। 27,600 पार हो गया क्या हो तो जब जैसे आप बोलते चले जा रहे थे वैसे ही 25 पॉइंट तो मिल गए निफ्टी बैंक। अरे स्टॉक तो समझ में आता है, बैंक निफ्टी भी हमारे बोलने से चलता है। नहीं अब हम गलत फहमी पाल ले, ये वाली भी नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये तो स्क्रीन बता रही, डेटा बता रहे हैं कि इसको चलना ही है। आप और हम कौन है बताने बोलने वाले? बहुत बड़ी मंदी बनी नहीं थी, तो अब 27,700 बैंक निफ्टी चलेगा, 100% चलेगा। 27,700 तक के लेवल्स खुल जाते हैं इसमें, तो अच्छी तेजी 50 से 100 पॉइंट अभी यहाँ आपको मिलेंगे, देखिए बैंक निफ्टी में मिलेंगे, बिल्कुल क्लियर निफ्टी बैंक में। मैं तो ये देख रहा हूँ। अच्छा, आरबीएल बैंक आज लगभग 2.25% के आसपास तेजी, और आईसीआईसी बैंक में भी 2% की तेजी बन चुकी है। और तीसरा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसमें कुणाल जी आरबीएल बैंक और आईसीआईसी बैंक देख के बताएं सर, आज निफ्टी बैंक में सबसे तेज चढ़ने वाले स्टॉक्स तो यही हैं। देखिए, आरबीएल बैंक पर रजत में पहले खरीदारी की राय दे चुका हूं, सारे लक्ष्य हासिल हुए। पिछले 3 दिनों से आप देखिए बिल्कुल ये किसी अड़चन को फेस किए बिना लगातार ऊपर जा रहा है, और मुझे लगता है कि अभी भी इसमें दौड़ बाकी है, यानी कि 650 के लेवल्स भी आपको आरबीएल बैंक में आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है 610 का आप एक संशोधित स्टॉप लॉस रखें, और 640-45 के लक्ष्य से मुझे लगता है आरबीएल बैंक होल्ड करना चाहिए। और इस बीच रजत मेरे पास एक बीटीएसटी कॉल है, तो अगर आप बिगुल बजा दें। बिगुल बजाइए बीटीएसटी का। बताएं कुणाल जी।
अनिल जी, खरीदारी की राय है और शेयर जो है वो मुझे तो पसंद है ही, आपको भी पसंद है, सिमी जी को भी पसंद है और किरण जी को तो विशेष रूप से पसंद है। काउंटर है एसआरएफ, जिसमें कि बड़ा ब्रेकआउट आते हुए चार्ट पर नजर आ रहा है। इस पर आज से 4 दिन पहले जब राकेश जी यहाँ थे तो मैंने और राकेश जी ने मिलकर इसको चार्ट कॉर्नर में खरीदारी की राय दी थी। एसआरएफ में जो फ्रेश ब्रेकआउट है, मुझे लगता है कि इस बार 2450 के लेवल्स आपको एसआरएफ में जल्द कल तक या परसों तक आते हुए दिखेंगे। मौजूदा स्तरों पर बाय की राय है। 2320 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। 2410 रुपए पहला लक्ष्य और 2450 रुपए दूसरा लक्ष्य होगा। बाय करना है एसआरएफ मौजूदा स्तरों। ओके, तो खरीदारी करने की राय है एसआरएफ में। और एसआरएफ तो किसका, सिमी जी का है ना, सिग्नेचर स्टॉक। वैसे तो सबको पसंद है, मुझे भी काफ़ी पसंद आया। सिमी जी, ये एक और स्टॉक है जो आपके बोलते बोलते बढ़ते वाले, बोलते बोलते बढ़ने वाले शेयरों की लिस्ट में ये भी है। जरा कुछ बोलेंगे आप इसके लिए? जी क्या बोलेंगे, मुझे तो लगता है कि 2450 का जो टारगेट उन्होंने दिया है वो बिल्कुल अचीवेबल है। मेरा टारगेट 2350 2370 का था, आज ये लेवल हासिल हो चुका है। अब टारगेट को आगे लेके जाएंगे क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है, यहाँ पे कोई इंट्राडे वाला कॉल देना मेरे लिए तो मुश्किल है। मैंने ये स्टॉक जो है ये 1500-1600 रुपया में मैंने खरीदा है और मेरे क्लाइंटों को मैंने दिलवाया है और कोई भी डिप में एक बार भी मैंने कभी भी इसमें सेल कॉल नहीं दिया है। तो ऐसा कोई स्टॉक अगर है जिसमें इतना बड़ा अटैचमेंट है, उसमें अगर हायर लेवल्स टारगेट्स में सुनने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, 2450 तक का तो टारगेट आ ही सकता है, वो इनफैक्ट इसका ऑल टाइम हाई भी है। मैं देख रही हूँ कि शायद 2446 का हाई इसने 30 अप्रैल 2018 को बनाया था, तो वो हाई रिटेस्टेड होगा, ऐसा तो लग ही रहा है। करंट लेवल पर कोई खरीद रहा है तो स्टॉप लॉस के साथ बैठिए, बिल्कुल वो टारगेट आ सकता है। लेकिन आपने कभी भी किसी भी लेवल पे बिकवाली की राय क्यों नहीं दी? ऐसा क्यों किया? क्या 4-5 हज़ार रुपये हो जाएगा इसका भाव? इंट्राडे में भी मैंने नहीं दिया क्योंकि ये स्टॉक ना इंट्राडे में जिस दिन मैं देने जाऊंगी उस दिन ये उल्टा हो सकता है। जिस दिन 100 रुपया गिरने वाला है मैं उसको सेल देने जाऊंगी 70 रुपया के बाद। जब 70 रुपया नीचे चला जाएगा तब मैं सेल देने के लिए कॉन्फिडेंट होंगी, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। तब बीच में 30 रुपया तो और मिलेगा नहीं, 15 रुपया हो सकता है नीचे जाएगा कि नहीं, जब बाउंस मारेगा 50-60 रुपया ऐसे ही ऊपर आ जाएगा। तो ऐसा स्टॉक में इंट्राडे के लिए भी मैं तो नहीं कर सकती। मुझे ये पोजिशनल बाई पोर्टफोलियो में अच्छा लगता है, मेरे क्लाइंटों के पास भी है, मेरे पास भी है, मैं बहुत अच्छा लगता है स्टॉक। पर अभी सेल करने का मौका ढूंढना पड़ेगा क्योंकि कई बार हम लोग नीचे लिया है और ऊपर में बेचने का ही कोशिश किया है, कभी भी बेचा नहीं। पर इस बार एक बार बेचने का जरूरत होगा क्योंकि ऑल टाइम हाई अचीव कर रहा है, तो एक बार तो प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। चलिए, प्रॉफिट बुक करें लेकिन शॉर्ट ना करें, ये राय है एसआरएफ पर। इस वक्त सिमी जी की स्टॉक देखिए, कुणाल जी के रिकमेंड करने के बाद तेज़ दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। 2.5% की शानदार मजबूती बनती हुई दिख रही है। लेकिन आपको हम कुछ इंटरेस्टिंग रिसर्च भी बताने वाले हैं, कुछ ऐसे कमज़ोर क्वालिटी के शेयर जो बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं और वहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें भी हैं। तो आमतौर पर हम सतर्क होते हैं कि ऐसे शेयर क्यों भाग रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, वो सब चीज़ें भी आपको बताई जाएगी। लेकिन एक और स्टॉक है जो बड़ा एक्शन में है, जिसकी वजह से आज निफ्टी में बड़ी तेज़ी बनी है, वो है रिलायंस। 2% की मजबूती। आज सुबह नितिन जी भी रिलायंस अपनी 10 की कमाई में कह के गए हैं, वहाँ से खरीदारी की राय आई है। शुभम ने बोला है रिलायंस में ऐसा क्या हो रहा है, अब यहाँ पर इतने लोग बुलिश क्यों हो रहे हैं? शर्मिला जी, ऐसा क्या खास है रिलायंस में? I don't know, probably some news relating to जो उनका रिटेल का IPO आना है उस वजह से लोग एक्साइटेड है, या बिकॉज आई थिंक दैट्स रियली दी ओनली न्यूज़ दैट्स वेटिंग टू प्ले आउट। कि एक तो जियो के नंबर्स मंथ ऑन मंथ बहुत अच्छे आ रहे हैं और उसके साथ साथ जिस तरह से बात हो रही है कि रिलायंस रिटेल का IPO आए, तो पॉसिबली मार्केट्स गेटिंग रेडी फॉर दैट। चलिए, तो ये है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आए। चलिए आगे बताएं आपको कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जिनका फंडामेंटल तो है कमज़ोर लेकिन शेयर की चाल है ज़बरदस्त तेज। कौन से ये वो शेयर, क्यों आई है तेजी? हमारे रिसर्चर सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए। सुमित, ये एक मिनट, क्या है फंडामेंटल कमज़ोर चाल? भेजो जरा नज़दीक से दिखाई। ये फोटो किसकी है? रजत की है जिम जाने के पहले? अरे अभी की नहीं, पहले की। जिम में यही जाते हैं। अरे अभी ये सुमित की पहले की। अरे सुमित की है। हाँ सुमित। देखिए ये उस इंसान की फोटो है, इसमें फंडामेंटल तो कमजोर है लेकिन बैरल्स देखिए 6 उठा रखे यानी कि इसमें चाल तो आई है बहुत ज़्यादा लेकिन इसके फंडामेंटल कमज़ोर है। इसी तरह के शेयर भी हैं, मतलब जिनके सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन हाँ चाल इनमें बहुत एग्जॉर्बिटेंट आते हुए दिखाई पड़ी है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुज़लॉन के साथ। करीब 150%, 120% ये शेयर पिछले
1 महीने के दौरान चल चुका है। 3-3.5 रुपए का शेयर 8-8.5 रुपए पहुंच चुका है। एक ही ट्रिगर इससे रिलेटेड मिला है जो कि बहुत क्रूशियल था कि 8 फरवरी को प्रमोटर्स ने कुछ शेयर्स जो कि 40 लाख शेयर थे गिरवी रखे हुए उसे छुड़वाया था। ये एक ट्रिगर जिसके बाद से शेयर में लगातार एक तरफा चाल देखने को मिली है। लेकिन इस ट्रिगर के अलावा कंपनी के बाकी ट्रिगर्स पर नजर डालिए, क्या है कंपनी की सिचुएशन। कर्ज करीब 10,000 करोड़ रुपए का, मार्केट कैप इस तेजी के बाद जाके 4,000 करोड़ रुपए की, सालाना घाटा 1,700 करोड़ रुपए का और प्रमोटर के हिस्से में से 77% हिस्सा गिरवी रखा हुआ है। इसी तरह की सिचुएशन और कंपनियों में देखें तो एक नाम है A2Z इंफ्रा का। यह शेयर भी पिछले 1 महीने के दौरान करीब 9 रुपए से 19 रुपए हो चुका है। 100% की चाल इस शेयर ने भी दिखाई है। यहां पर जो ट्रिगर आया था वो उसके नंबर्स थे। उनके नंबर्स आए, दिसंबर तिमाही में मुनाफा 5 गुना बढ़ा। ये YOY बेसिस पर है, लेकिन सीक्वेंशियली ये नंबर भी बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन इसके बाद शेयर में एक जोरदार तेजी आई। आज की सिचुएशन अगर इसकी फाइनेंशियली देखेंगे तो करीब 1,000 करोड़ का डेट, मार्केट कैप 300 करोड़ रुपए, वो भी तब जबकि अच्छी तेजी दिखा चुका है। सालाना घाटा जो पिछले साल का था 115 करोड़ रुपए और प्रमोटर का अभी भी 96% हिस्सा प्लेज पड़ा हुआ है। तीसरी कंपनी जिसके ऊपर नजर डालें तो वो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रही है, वो है रोल्टा। 1 महीने में 4 रुपए का शेयर 8 रुपए हो चुका है। 100% ये शेयर भी करीब चल चुका है। यहां पर जो ट्रिगर था, प्रमोटर ने कुछ शेयर गिरवी रखे हुए अपने नाम पे करवाए थे, इन्वोक किए थे, जिसके बाद इस शेयर में कुछ एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन सिचुएशन देखिए, डेट 5,000 करोड़, मार्केट कैप महज 135 करोड़, वो भी तब जबकि शेयर में चाल आ चुकी है। सालाना घाटा 100 करोड़ का और प्रमोटर के हिस्से में से 90% हिस्सा गिरवी है। एक ऐसा ही स्टॉक ADAG समूह का भी है जिसमें है रिलायंस नेवल। अगर इस कंपनी को देखेंगे तो ये शेयर 5 रुपए का 8 से 9 रुपए हो चुका है, करीब 47% चल चुका है। ट्रिगर इकलौता, पूरे ग्रुप में ही एसेट बेचने को लेकर जो बातचीत हो रही है। लेकिन अगर इसकी फाइनेंशियल के ऊपर नजर डालेंगे तो कंपनी का करीब 100% हिस्सा गिरवी पड़ा हुआ है। डेट 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर और करीब 100% हिस्सा गिरवी है। तो एक बहुत लंबी सूची है जहां पर सिचुएशंस खराब है, लेकिन फिर भी इन शेयरों में चाल आ रही है और इन सब में एक अच्छी तेजी आई। GVK पावर मिसाल के तौर पे एयरपोर्ट कारोबार में हिस्सा बेचने की खबरें हैं, जिसके बाद ये शेयर चला, लेकिन फिर भी सिचुएशन काफी खराब। प्लेज कुछ नहीं है, लेकिन नंबर वाइज देखा जाए तो इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं है, बहुत वीक साइड पे नंबर है। घाटा पोस्ट कर रहे हैं करीब 1,000 करोड़ रुपए के आसपास का, और अच्छे सिचुएशन ना होने के बावजूद भी इस शेयर में एक जोरदार चाल आते हुए दिखाई पड़ी है। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं, एक भी स्टॉक ऐसा आपको नजर नहीं आएगा जहां आपको फंडामेंटल को लेकर कंफर्टेबल हो, लेकिन कोई न कोई खबरें हैं तो सब में ट्रिगर है। टिकाऊ है। अरे जैसे वो कर्ज दिखाते हैं, नीचे मार्केट कैप दिखाते हैं, तो डर लगता है देख के उस प्लेट पर। बहुत ही ज्यादा कर्ज और मार्केट कैप बेहद कम। 10 टाइम्स तो मिनिमम दिख रहा है यहाँ पे कई स्टॉक्स से। सुमित, क्या कोई ऐसी वजह है कि इतना सब बैलेंस शीट खराब होते हुए भी लोग खरीद रहे हैं शेयर, या खाली ठीक है कि लोग चांस ले रहे हैं कि 4 रुपए वाला 8 हो जाएगा या 4 वाला गिर के क्या हो जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, एक अभी कुछ देर पहले एक परिचित का फोन आया, उसने बोला कि एक शेयर 4 रुपए का है, क्या 10,000 शेयर लेके रख लें, 40,000 रुपए में क्या होगा, चला ही जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। हो सकता है अच्छे नंबर आ जाए, हो सकता है थोड़ी बेटर सिचुएशन हो जाए, हो सकता है शायद अच्छा स्टॉक बन जाए। लेकिन ये एक खाली ये कहने की बात है कि अगर मान लीजिए वो 40,000 में नहीं रहे तब क्या, उसका वो बेट करने के लिए तैयार है, उनको वो ठीक लग रहा है। तो इसलिए भाव जो है ना, सब में एक ही चीज कॉमन है कि सबके सब 10 रुपए के नीचे है, तो वो चीज शायद सबको अट्रैक्ट कर रही है, जिसमें खरीदारी आते हुए दिख रही है। हाँ, एक 8, 10, 5, 10, 15 रुपए वाले शेयरों का भी अलग चार्म है, क्यों शर्मिला जी? एब्सोल्युटली, है ना? तो इसमें से कोई आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा कोई शेयर है? फंडामेंटल एक बार साइड में रख के जरा बिना दिमाग लगाए एक खाली ऐसा कहे ना को पंडिंग करनी है एकदम। तो देयर इज अ 90-10 रूल। अगर आप गूगल सर्च मारेंगे तो आप देखेंगे उसमें कि अगर कोई स्टॉक 90% गिरता है तो उसको 10% बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। सो इफ यू वांट टू टेक अ पंट, यू शुड बाय एनी स्टॉक दैट हैज गॉन डाउन 90%। अच्छा, और जो 90 से ज्यादा गिर गए, 1090 और 1090 जो 90 से ज्यादा वो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ये ज्यादा है कि शायद वो आपको 10% रिटर्न देगा। एग्जांपल, इट जस्ट बाउंसेस बैक। मुझे तो अच्छे 650-700 रुपए तो मैंने भाव देखा है सुजलोन का। एब्सोल्युटली। अब आजकल तो वो तो मतलब 90% क्या 99% तक नीचे आ गए हैं ये तो। 76,000 का लॉट साइज है सुजलोन। ना कैश में ले लो ना, 7-8 रुपए के शेयर को फ्यूचर में खरीदने की जरूरत ही क्या है? क्यों, ये तो कैश में भी लिया जा सकता है।
बट एज अ रूल एक्चुअली मैं ना जो 10 रुपए के नीचे स्टॉक्स है उन पर मैं ज़्यादा राय ही नहीं रखती, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली, आई थिंक आई एग्री विद दिस रीजनिंग कि ऐसे ही लोग उसमें लेते हैं कि 40,000 में व्हाट डू यू लूज, ठीक है, हमारे सो कुणाल 40 के 80 भी हो सकते हैं। कुणाल जी भी ऐसी एक राय रखते हैं, वो कहते हैं कि 100 रुपए से नीचे का कोई बैंक नहीं खरीदते वो। बैंक, हाँ, मतलब बैंक जो भी हो 100 रुपए से ऊपर का होना चाहिए, 100 रुपए से नीचे वाला, स्पेशली सरकारी बैंक। कुणाल जी, सरकारी बैंक पे ही है ना ये व्यू आपका? अरे जी, ये जो बिल्कुल है, और इसका एक कॉरलरी है इसी रूल की कि 10 रुपए से कम के शेयर कभी लेने नहीं चाहिए। इनफैक्ट अब देखिए, क्योंकि 10 रुपए की वैल्यू भी कम हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि 50 रुपए से कम के शेयर्स में भी आपको कोई बड़ी तेजी देखने को मिलेगी नहीं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो स्टॉक खरीदें उसका मूल्य कम से कम 50 रुपए हो, जो भी आप शेयर खरीदें। चलिए, तो 100 रुपए से नीचे वाले शेयर्स को से कम जी लॉटरी टिकटें आती हैं। हाँ हाँ, इट इज अ लॉटरी, शेयर नहीं आते। लॉटरी टिकट ना, शेयर ही खरीदो, लॉटरी मत खरीदो। हाँ, ज्यादा चांसेस लोग देखो रिटर्न उससे तो ज्यादा चांसेस। हाँ, मतलब लॉटरी में तो पूरा जीरो हो ही जाता है ना, पक्का ही। कुणाल जी, लॉटरी तो नहीं लगी तो जीरो, शेयर में तो क्या है, एक ही दिन में तो जीरो होता नहीं, धीरे धीरे होता है, तो लॉस भी का अच्छा मन लगा रहता है ना, रोज भाव आता रहता है हर मिनट मिनट में। नहीं तो लॉटरी में तो एक बार रिजल्ट आ गया फिर मन नहीं लगेगा ना आपका, फिर आपको लगेगा अब क्या करूं, अब क्या करूं। ये लॉटरी टिकट से भी बदतर है, आपकी राय से मैं सहमत हूं। हाँ, हमने ये ठीक है। किरण जी ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपका लॉजिक एकदम सही था। 50 रुपए का कम का शेयर है एक जो आज मार्केट में चढ़ रहा है, J&K बैंक। ये 50 रुपए से कम का ही है, लेकिन रिटर्न देखिए कितने तगड़े स्टॉक ने आज। क्या हो गया इसको? खबर तो नहीं पता, पर यहाँ पर J&K बैंक या फिर लक्ष्मी विलास, ये जो छोटे बैंक हैं यहाँ पर। हाँ, लक्ष्मी विलास, ये बैंक बड़ा तेजी से भागा, 15% ऊपर हो गया है। यहाँ पे बड़ी ढेर सारी खबरें मार्केट में चल रही है कि कोई, अब ये सब जितने कमज़ोर क्वालिटी के बैंक है ना प्राइवेट सेक्टर, किसी के साथ शादी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, इस तरह की खबरें चल रही है। लक्ष्मी विलास बैंक आल्सो केम आउट ऑफ पीसीआई से बाहर आ गया। तो पीसीआई से बाहर आने के बाद शायद इन्हें योग्य वर मिल जाए एक, कोई, तो वो एक रीजन हो सकता है। कुणाल जी, देखेंगे चार्ट जरा इसके लक्ष्मी विलास बैंक? जी, मैं इसके चार्ट पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि लक्ष्मी विलास बैंक में डेफिनेटली और अपसाइड बन सकता है। हालांकि इन स्तरों पर अगर आप खरीद रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। डेफिनेटली और अपसाइड बन सकता है। हालांकि इन स्तरों पर अगर आप खरीद रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, और आप खरीदें तभी जब आप इसमें एक बड़ा स्टॉप लॉस रख करके बड़ा नुकसान भी देने की क्षमता रखते हो, तभी खरीदिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस काउंटर में एक बार के लिए आपको 91-92 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और मैं, जैसे आपने कहा कि खबरें काफ़ी सारी चल रही हैं, उन खबरों के साथ साथ आज इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत दमदार है, और कई बड़े हाथों ने आज इसमें खरीदारी की है। तो बाजार में बहुत स्ट्रांग एक खबर ये चल रही कि स्टॉक में कोई बड़ी खबर आने वाली है, तो उसी के चलते तेजी है। लेकिन खरीदें, अगर आप नहीं खरीद कर रहे हैं, बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और ये स्टॉप लॉस 77 के आसपास, 77 रुपए के आसपास रखना पड़ेगा। 5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है, तो अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो खरीदने की राय नहीं। चलिए, अगर खरीदना है तो 77 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदिए। बाजार में इस समय खबरें बहुत ज़्यादा हैं, तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड करने से पहले फॉलो करना है तो 77 का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन मारुति सुजुकी भी एक खबर आ गई है कि 8.3 यहाँ पर जो है उत्पादन घटा है फरवरी महीने में, और 1,48,000 यूनिट जो है वो मारुति सुजुकी ने बेची हैं। मारुति सुजुकी, हालांकि कल के सत्र में ऑटो पैक में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन शर्मिला, ये प्रोडक्शन आंकड़े जो आए हैं, इसमें बिक्री आंकड़े देखें तो वो भी मारुति सुजुकी की सुस्ती रहे थे, और अब प्रोडक्शन आंकड़े भी वीकर साइड पे हैं। तो उसको आने वाले समय के लिए कैसे प्ले किया जाए, क्योंकि रिजल्ट्स आए थे उसके बाद बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी मारुति सुजुकी की। Q3 रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो आई थिंक मेरे हिसाब से 2 प्रॉब्लम्स है इस समय। एक तो एज अ प्योर प्ले पैसेंजर व्हीकल एक ही लिस्टेड स्टॉक है, वो है मारुति। बाकी जो जो बड़े नाम हैं पैसेंजर व्हीकल स्पेस के, वो लिस्टेड कंपनीज नहीं है। लेकिन आई थिंक जो स्लो डाउन है, इट इज़ वेरी एविडेंट इन पैसेंजर व्हीकल्स, इट्स कमिंग ऑन द बैक ऑफ अ वेरी हाई बेस। तो मेरे हिसाब से उसको ओवरकम करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, कि फिर से हम उस तरह के नंबर्स देखें। द अदर एक्चुअली रियली वरिंग थिंग फॉर मी फॉर मारुति इज ऑफ कोर्स, जो कल भी हमने जब किसी ने सवाल पूछा था शायद आपके शो में कि विच डू आई प्रिफर बिटवीन मारुति एंड L&T, सो आई थिंक माई आंसर वॉज L&T फॉर द सिंपल रीजन कि जो मारुति की स्ट्रैटेजी है दैट दे आर गोइंग टू increasingly manufacture from the Gujarat plant, which is really more Suzuki. I think उसका असर धीरे धीरे आप मारुति के numbers को पर देखेंगे, जहाँ पे margins erode होंगे. So I think even in terms of valuation, शायद आपको उसको थोड़ा, जो पहले हम उसको valuation देते थे, उसे एक it will sort of rationalize और थोड़ा नीचे ही आएगा उसको जो PE हम देते थे. तो I think for me थोड़े concerns है मारुति पर।
अच्छा, लेदर स्टॉक्स में फुटवेयर कंपनियों में अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, इनको भी आप रडार पर रखें, जिसमें बाटा यहाँ पर अच्छी दौड़ लगाई स्टॉक ने और मिर्जा इंटरनेशनल ये स्टॉक चढ़ा। साथ ही साथ लिबर्टी एक और स्टॉक जहाँ पर आज के सत्र में एक्शन स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। सिमी एक बार देख के बताएंगे, मिर्जा इंटरनेशनल, लिबर्टी, बाटा, इन तमाम स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी है। कोई स्टॉक जो अभी टेक्निकल टर्म्स में अच्छा लग रहा हो आपको? देखिए, मिर्ज़ा में तो कोई मेरा टेक्निकल कॉल नहीं है। हो सकता है आज चल रहा है तो हो सकता है चलेगा और भी, पर मुझे फेवरेट इस सेक्टर में पूरा बाटा ही है। और एक जो छोटा सा करेक्शन देखा गया था, पहले भी बाटा 1300 के ऊपर गया था, पर वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखा गया था। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा वॉल्यूम अट्रैक्ट किया है और अच्छा बाइंग भी अट्रैक्ट किया है। आज तो फाइनली एक ब्रेकआउट आ चुका है। अभी तो मुझे लगता है कि 1350 के ओर जाने वाला है और बहुत जल्दी वो लेवल शायद ये छुएगा। मुझे यही बेहतर लगता है कोई भी डीप में खरीदारी करें, क्योंकि आज अभी ऑलरेडी बहुत चल चुका है, तो यहाँ पे फ्रेश ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है। पर कोई इंट्राडे डीप मिलता है 1330 1325 तक का भी डीप मिलता है, तो मुझे वहाँ पे खरीदने का ही सलाह देना पड़ेगा 1320 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी 1365 1370 तक भी जा सकता है। यही स्टॉक जो सबसे बेहतरीन लगता है पूरा सेक्टर में मुझे। लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में ही तेजी बनती हुई नजर आ रही है, उसमें ये ऑफशोर कंपनियां, डॉल्फिन ऑफशोर 20%, अबान ऑफशोर 20%, ये हुआ क्या पूरे ऑफशोर स्टॉक्स में? 20% एक दिन में चढ़ना शुरू हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये पूरा मिड कैप स्पेस का एक हिस्सा आपको मानना पड़ेगा कि जिस तरह की रैली हमने मिड कैप्स में देखी है पिछले 2-3 दिनों में, और उसमें आई थिंक जाहिर सी बात है कि जो थोड़े वीकर नाम है उनमें हमने इनफैक्ट रिटर्न्स ज़्यादा देखे हैं। उसके साथ साथ आई थिंक द वे क्रूड हैज़ बिन डेफिनेटली, आई थिंक ये ऑफशोर कंपनीज के लिए इंक्रीजिंगली पॉजिटिव माना जाएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब क्रूड के प्राइसेस डिप्रेस रहते हैं तो इनके बिजनेसेस पर भी उसका असर पड़ता है। बट एज वी सी एन इम्प्रूवमेंट इन क्रूड प्राइसेस, शायद से things could start looking better for companies, the offshore companies. So whether it is Celan Exploration, whether it is Dolphin, whether it is Aban, that whole rigs business may start looking better. बिरला सॉफ्ट, अगर ये फ्लैश कर पाएंगे स्टॉक, केपीआईटी टेक था पहले, अब बिरला सॉफ्ट है। यहाँ पर आज के सत्र में एक्शन स्ट्रॉन्ग है और दिन के उच्चतम स्तर पे दिखाई देगा आपको स्ट्रॉन्ग मूव। लोअर लेवल से स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। हाँ, बिरला सॉफ्ट टेक यहाँ पर 116 का लेवल और दिन के उच्चतम स्तर पे काम काज हो रहा है। लेकिन आप एक बार निफ्टी और निफ्टी बैंक भी देखिए, दिन के उच्चतम स्तर पे अनिल जी बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी एकदम से बनी और फिर से दिन के 72 पॉइंट्स का गेन, 11,060। हाँ चलेगा, चिंता क्यों कर रहे हैं आप? 27,600 के पार हो गया बैंक निफ्टी। 27,600 के पार, 27,600 की तैयारी कीजिए रजत जी, अभी तो 25 मिनट बाकी हैं। नितिन जी भी बताएंगे अभी थोड़ी देर में ऑप्शन जी बताएंगे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी। नितिन जी ऑप्शन वाले आने वाले हैं, बैन से बेनिफिट भी होने वाला है। चल लीजिए, अभी तो ये तो शुरुआत है अभी। चलिए, लेकिन एक्शन जो स्ट्रॉन्ग हुआ, ये कुछ डेटा जो पिछले 15 मिनट का है वो मैं फिर से आपके सामने रख दूं। इसमें एक स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडेज कैश मार्केट में, स्टॉक पे नजर रखें, 3.5% ऊपर है कुल मिलाकर, लेकिन अभी 15 मिनट में डेटा बता रहे हैं 1.5% के आसपास की तेजी। और दूसरा है मदरसन सुमी, यहाँ पर भी 2% के आसपास के रिटर्न्स आज के सत्र में बन चुके हैं। मदरसन सुमी में भी एक्शन स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आया। किरण जी, मदरसन सुमी देख के बताएं सर, नहीं तो फिर महिंद्रा हॉलीडेज जो कैश में, इसमें क्या करना चाहिए? महिंद्रा हॉलीडेज थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर है तो उसको मैं छोड़ देता हूं, पर मदरसन सुमी में ट्रैक्शन काफी स्ट्रांग है, तो इधर लॉन्ग पोजीशंस बना के रखने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 161 162 के करीब रहेगा और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 177 के करीब के लेवल्स आपको कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। और साथ ही साथ कुछ फ्यूचर एक्टिविटी तेज हुई है, जिसमें स्टॉक चढ़ा है बजाज ऑटो। एक बार कुणाल जी देख के बताएं, बजाज ऑटो में 2936 ये लेवल्स आ रहे हैं फ्यूचर्स में, बहुत सडन स्पाइक है दिन के उच्चतम स्तर पे। सर तेजी बनानी चाहिए क्या? रजत, कमाल का संयोग है, मैं भी अभी बजाज ऑटो के ही चार्ट को देख रहा था और इसमें एक ब्रेकआउट आ रहा है और बिल्कुल सही मौके पर आपने आइडेंटिफाई किया है। केवल आज की अगर बंदी इन स्तरों पर हो जाए तो मुझे लगता है कि इसमें ब्रेकआउट की पुष्टि हो जाएगी। बजाज ऑटो का चार्ट बहुत अच्छा है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बना था, ब्रेकआउट आया तब हमने खरीदारी की भी राय दी थी और मुझे लगता है कि काउंटर आपको 3050 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर आज बंदी 2930 के ऊपर होती है तो 3050 के टारगेट से मुझे लगता है बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर तेजी जो और बढ़ सकती है, तो काउंटर स्पेसिफिक खरीदारी हो रही है। लेकिन नितिन जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और सीधे चलते हैं नितिन जी ऑप्शंस वाले के साथ। बिल्कुल। नितिन जी स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये बताइए, जो 2 कॉल्स आपने दिए हुए, एक तो मेरे ख्याल से एल&टी और दूसरा रिलायंस, इन दोनों पर अपडेट देना चाहेंगे पहले?
देखिए अनिल जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की कॉल ऑप्शन 1260 की 28 में ली थी, अभी 3940 का रेट है, इसको कैरी करना चाहिए। ओके। मुझे लग रहा है कल के दिन भी रिलायंस में पॉजिटिव ओपनिंग के साथ साथ ऊपर का मुंह मिल सकता है, तो इसका 50-55 का टारगेट है, मुझे उम्मीद है कि अचीव होना चाहिए। दूसरा एलएनटी की कॉल ऑप्शन हमें 28-29 में ली थी, अभी 30 का रेट है, इसको भी कैरी करना चाहिए। आज ज्यादा मूवमेंट नहीं मिली है बट डेटा इसमें पॉजिटिव बन रहा है, तो ये दोनों कॉल हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो लेकिन आज के सत्र के लिए एक तो पहले बताइए बाजार कैसा लग रहा है सर, और कौन से स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, कौन से ऑप्शन को? देखिए मार्केट 40-50 पॉइंट खुली, उसके बाद बिल्कुल साइडवेज है, बट इस साइडवेज में खास बात यह है कि डेटा बहुत स्ट्रांग बना है, यानी मार्केट खुलने के बाद ऊपर की मूवमेंट नहीं आई है और डेटा स्ट्रांग बना है। इसका मतलब है कि कल पॉजिटिव मूवमेंट आपको मिलेगी, तो उसको देखते हुए यहाँ पे हम पॉजिटिव व्यू रखेंगे। और यहाँ पे मैं दो स्ट्रेटजी ले रहा हूँ, एक तो हम 11,050 जो निफ्टी है वीकली वाली, वो कॉल ऑप्शन 22 रुपए के आसपास मिल रही है, 22 से 23 रुपए, इसको लेकर के जाना चाहिए। 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी 11,100 की चाहिए, यानी अपर बैंड की तरफ एक्सपायरी होगी, तो इसका रेट आपको 40-45 तक मिल सकते हैं, यानी ये कॉल ऑप्शन डबल हो सकती है। हम 13-14 का रिस्क ले रहे हैं और करीब 25 रुपए का गेन ले रहे हैं। इसकी जगह एक और स्ट्रेटजी जो हम लोगों ने अपने कस्टमर्स को रिकमेंड की है, वो ये किया है कि 11,050 की हम एक कॉल ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट में 11,100 की दो बेच रहे हैं, यानी आप 22-23 में एक लेते हैं और उसके अगेंस्ट में 9-9 में दो बेचते हैं, तो 18 रुपए आपको प्रीमियम आ जाते हैं। तो केवल 4-5 रुपए की कॉस्टिंग में आप 11,050 से 11,150 तक की आपको सेफ्टी मिलती है, जो काफी अच्छी रेंज है एक दिन के लिए 100 पॉइंट की, और रिस्क है आपका केवल 3-4 रुपया। तो अगर आपके पास फंड है तो ये स्ट्रेटजी ज्यादा सुटेबल है, 11,050 लेके 11,100 की कॉल डबल बेचने की, और अगर आप नेकेड करना चाहते हैं तो 11,050 की नेकेड कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। चलिए 11,050 की कॉल खरीद सकते हैं, 26 से 23 रुपए के आसपास मिल जाएगी, 50 का टारगेट है, 10 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस उसको फॉलो कीजिए क्योंकि वीकली एक्सपायरी कटनी है कल ऑप्शंस की, नहीं तो फिर 11,050 की कॉल खरीद के ऊपर की यहाँ पर आप बेच भी सकते हैं दो कॉलें। लेकिन नितिन जी, जिस तरीके से मार्केट्स में मूवमेंट्स देखने को मिल रही है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है क्या सर जहां पर अच्छी कमाई हो सके? स्ट्रॉन्ग मूव बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है। देखिए ऑलरेडी दो जैसे मेरी ओपन चल रही है, रिलायंस और एलएनटी, तो नई कॉल अभी नहीं दे रहा हूँ, एक निफ्टी की नई कॉल आप लेकर के चल सकते हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक के लिए कल और सुबह मॉर्निंग में एक नई कॉल रिव्यू करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एलएनटी और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों ही अभी भी स्ट्रैटेजीज ओपन है, लेकिन साथ में अगर निफ्टी ले जानी हो तो 11,050 की कॉल 26 से 27 रुपये में ले जाएं, 50 का टारगेट है और 10 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। सरकारी खेमा एक्टिव है, एनबीसीसी की बात हमने कर ली, अच्छी तेजी, लेकिन तेजी अब बनी है बीएचईएल में। इस स्टॉक को दिखाए 3% के आसपास ये तेज है, और साथ साथ चढ़ गया है नाल्को, यहाँ पर भी 2.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। ये जो सरकारी कंपनियां तेज हो रही है डिविडेंड अनाउंसमेंट्स के चलते, इसमें कोई बेहतर पिक अगर तलाशनी हो मिले तो कौन सी होगी? क्योंकि पूरा ही सेटफिट से एनबीसीसी, बीएचईएल, नाल्को, बीईएल, इन तमाम स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली आज के सत्र में। आई थिंक नाल्को को देखा जा सकता है। आई थिंक कोल इंडिया ऑब्वियसली आई थिंक इज अ डिस्कवर्ड स्टॉक इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड, एंड आई थिंक परहैप्स BEL also could fit the bill, लेकिन आई थिंक बहुत सारी कंपनी है जैसे BEL है, NBCC है, इनमें थोड़े बहुत कंसर्न्स है, नॉट रियली टू डू विथ जो प्राइस अभी उनका है, द प्राइस दे ट्रेडिंग एट, लेकिन इस तरह की बातें कि दे कुड बी बिडिंग फॉर इंस्टेंस बात थी कि JP के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करेंगे, या उनके मार्जिन्स को कंट्रोल किया जाएगा जो BEL के केस में था। तो इन सब खबरों की वजह से आई थिंक स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हुए हैं। तो अगर इन पर क्लैरिटी आती है ना तो ज़्यादा आई थिंक जल्दी आप इसमें प्राइस इंप्रूवमेंट देखोगे, क्योंकि BEL इज़ अ नीश बिजनेस, ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। सो आई वुडंट रियली बाय दी स्टॉक्स ओनली फॉर डिविडेंड, आई थिंक दैट वर्क्स फॉर द गवर्नमेंट। और अगर आपको लेना ही है तो आई थिंक बाय नाल्को, बिकॉज आई एम पॉजिटिव ऑन द एल्यूमिनियम स्टोरी। प्राज इंडस्ट्रीज है एक स्टॉक जहां पर कैश मार्केट में तेजी बन रही है, 10% ऊपर आ गया ये स्टॉक, 3.5% के आसपास का रिटर्न, और एकदम से सडन स्पाइक इसको 162-163 के जोन पे ले गया। उसकी रीजन है कि कल कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसमें ये कहा जा रहा है कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर कुछ न कुछ नए उसमें पॉलिसी रिलेटेड कुछ न कुछ बातें आ सकती है। ये वो बड़ी खबर है जिसके चलते प्राज इंडस्ट्री एक्शन में दिख रहा है। प्राज इंडस्ट्री रिकमेंड करने वाले इस पैनल पे दो तो बड़े महानुभाव हैं ही, जोर जोर से चिल्ला के बहुत मजबूती के साथ, कुणाल जी और सिमी जी दोनों ने रिकमेंड किया है और लगातार बढ़ाइए। देखिए सिमी जी की स्माइल बता रही है, ये लगता है यहाँ से टारगेट और ऊपर। सिमी जी 200 हो जाएगा?
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया क्योंकि आपने याद रखा कि मैंने भी प्राज इंडस्ट्रीज में बाय दिया था। याद तो मेरे को और मैं सिर्फ नहीं, प्राज ऐसा में नहीं, नहीं, एक मैं मिनट पूरा एक मिनट शुगर इंडस्ट्रीज में जब करेक्शन सिमी जी सुनिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मुझे है कि एक्चुअली लगा था नहीं, सुनिए तो मेरा सही भी है। बात एक बार सुन आप- लीजिए, आप मुझे मेरी लगा था बात तो मेरी बात सुनती सिर्फ नहीं है। डिम्पी ही ख्याल रखता है। हाँ, आप मैं भी वही तो ख्याल कह रहा हूँ। रखने लगा, ये मुझे मैं मालूम वही नहीं तो कह था। रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनती नहीं, आप खाली डिम्पी जी की बात सुनती है। और अब मैं सब याद रखता हूँ, लेकिन डिम्पी जी जब होते मुझे मौका ही नहीं देते हैं वो बोलने का, तो इसलिए वो रह जाता है। बाकी याद मुझे भी सारे रहते हैं, आपके अच्छे अच्छे वाले कॉल्स तो ज़्यादा याद रहते हैं। अब बताइए आप। जी थैंक यू। देखिए प्राज इंडस्ट्रीज 164.80 के आसपास लास्ट टाइम हाई बना था जब मैंने पहले बार इसमें बाय कॉल दिया था। वापस से ये स्टॉक उस रेंज को छू रहा है, मतलब इस बार ये वो रेंज ब्रीच हो जाएगा और ये स्टॉक मिनिमम 174.80 तक जाएगा। इनफैक्ट इसका जो मेरा ओल्ड टारगेट था वो 176.80 तक ही मैंने टारगेट दिया था, जो छूते छूते रह गया बहुत ही नीचे, मतलब 134.35 के आसपास मैंने स्टॉक का बाय कॉल दिया था और 176.80 का ही टारगेट दिया था, तो वो टारगेट शायद इस बार आ जाएगा। मुझे ये स्टॉक ऐसे देखना है, मतलब मैं यहाँ पे कोई फ्रेश कॉल नहीं दे रही हूँ। अगर कोई पहले से होल्ड करके रखा है तो होल्ड कीजिए, और अगर कोई इंट्राडे डीप या छोटा मोटा डीप मिलता है, ये स्टॉक दोबारा 156 150 के जोन में कंसोलिडेट करता है तो भी वापस लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो अपसाइड है वो कोई लिमिटेड नहीं है, कहीं भी जा सकता है, क्योंकि पूरा सेक्टर में टर्न अराउंड हो रहा है। मैंने बहुत पहले से कहा है कि पूरा शुगर इंडस्ट्रीज देखिए, चार्ट में स्पेशली आप देखेंगे कहीं पे कोई वीकनेस नहीं है। बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर मैंने बहुत पहले दिया था कॉल, उसके बाद DCM श्रीराम को भी मैंने दिया है 384-85 के आसपास बाय कॉल। अभी आज का ट्रेडिंग सेशन में वो 500 भी छू लिया है, तो पूरा सेक्टर में टर्न अराउंड है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरा जिस दिन करेक्शन आएगा उसमें खरीदारी करके ही चलना चाहिए। तो खरीदारी करते रहें। प्राज इंडस्ट्री पर एक राय आप भी दे दें, उसके बाद एक BTST का बिगुल भी बजाना है। पहले चूंकि प्राज आपने भी कई बार रिकमेंड किया है, कुणाल जी आप बताएंगे। बिल्कुल अनिल जी, देखिए हम लोगों ने इसमें पहली बार ब्रेकआउट जब आया था, यानी कि मंथली चार्ट का ब्रेकआउट आया, तब इसका भाव 125-30 रुपए था और उस समय हमने इसको 10 की कमाई में पहली बार जगह दी थी। उसके बाद 2 महीने बाद हमने दोबारा जब इसने ब्रेकआउट दिया तो फिर से इसको हमने शामिल किया था, और हमारा लक्ष्य जो है इस पर बहुत अग्रेसिव है, 200 के परे जाने की इसमें क्षमता है। तो 200-220 के लक्ष्य से प्राज इंडस्ट्रीज को अभी भी होल्ड करना चाहिए। कोई भी स्टॉक वर्टिकली सीधे इतनी बड़ी यात्रा तय नहीं करता, बार बार धीरे धीरे नीचे भी आएगा, मौके देगा। हर मौके पर प्राज इंडस्ट्रीज को बाय करें। मुझे लगता है कि 200 से पहले थकना नहीं चाहिए। मौजूदा स्तरों पर भी बाय किराया है, होल्ड किराया। ओके, तो ये है आपके लिए राय प्राज इंडस्ट्रीज पर। आइए BTST का बिगुल कुणाल जी के लिए। कुणाल जी बताइए BTST आपका। अनिल जी देखिए, जो स्टॉक में अभी बाय की रिकमेंडेशन देने वाला हूं, ये इसका आइडिया मुझे आज आपका जो आपने एक विशेष कार्यक्रम किया है API स्टॉक्स पर, उसी से आया है। अभी आप चर्चा कर रहे थे सोलारा एक्टिव फार्मा की, जिस पर पहले मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी है, और दूसरा काउंटर जो F&O में है वो है डिवीज। रुपए पहला लक्ष्य और 1775 रुपए दूसरा टारगेट होगा। इन स्तरों पर डेफिनेटली बाय करना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल चार्ट पैटर्न है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, और रजत स्माइल कर रहे हैं बहुत जोर से, और रजत कह रहे हैं कि ये तो सवाल मैं पूछने वाला था, यही पूछने वाले थे। अगर ये बोलते नहीं तो मैं इस समय डिविस पे बात करता डिविस पे बात करने वाला, लेकिन ये बात तो 10:30 बजे से ही साफ होगी कि डिविस को चलना है। और क्यों चलना है? अगर आपने रिसर्च गुरुकुल आज सुबह देखी होती तो आप अगर कोई एक शेयर आज खरीदते तो वो सिर्फ और सिर्फ डिवीज होता। सुबह पूरा डिवीज का दिन भर का चार्ट दिखाइए एक बार, मैं आपको बता दूं कि क्या कुछ हुआ है। 10:30 बजे जब आज रिसर्च गुरुकुल, उस समय भाव बताइए 1660 के आसपास था, 1660 के आसपास, और लाल निशान में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 10:30 बजे, और वहां से आप देखिए लगभग 60-70 रुपए ऊपर है। वरिंदर बंसल ने जब इसे शो किया, जो स्टॉक सारे रिकमेंड के, पूरे आधे घंटे के शो में कम से कम 5 बार उन्होंने अपने मुंह से डिवीज का नाम लिया। उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा सबसे इंटीग्रेटेड प्ले है, इंटीग्रेटेड प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बेस्ट कंपनी है, सबसे ज़्यादा 40 से 45% मार्जिन एंजॉय करने वाला है। मतलब इससे बढ़िया कुछ नहीं अगर इस सेक्टर को प्ले करना है तो ये है वो डिवीज। तो बिल्कुल ये है वो डिवीज का शेयर जो उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया, और उसके बाद अगर ये स्टॉक भाग रहा है तो मुझे तो आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं है।
आपको है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इनफैक्ट तो जो कुणाल जी बोल क्योंकि रहे हैं, मुझे पता है कि इस पूरे शो के तो ग्राफिक्स एक जो चले हैं वो सब तो आपने बनाए हैं, और आपने पूरा, मतलब एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों को लगता है कि हम लोगों ने बहुत महान काम किया है, कि वरिंदर ने तो किया ही है, उन्होंने सारी रिसर्च की है और उन्होंने ही सारा एक्सप्लेन भी किया है। मेरा काम तो सबसे कम था, छोटा सा सवाल पूछने का, लेकिन उस रिसर्च को पूरी तरह से साथ में आपको स्क्रीन पर कैसे दिखे, प्रेजेंटेबल कैसे हो, डेटा सारे कैसे दिखे, वो काम रजत ने किया। अगर इसको आप बार बार इस शो को देखोगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे भी देखोगे ना तो नंबर्स में कितना सुधार आया है, बेटा परसेंटेज कितने अच्छे तरीके से बढ़ी है, और बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि अगर आप बास्केट ले लो, 13 बास्केट जो उन्होंने सेलेक्ट कर रखी है एपीआई कंपनियों की, तो उसमें कितना बड़ा टर्न अराउंड स्टोरी बनती हुई नजर आ रही है। तो उस आधार पर यहाँ पर अच्छी तेजी हो सकता था, एक्सपेक्टेड थी। ये हम ही नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर कंपनियों में शेयर खरीद लीजिए उसमें तेजी देखने को मिले, हम ये कह रहे हैं कि एक कंपनी के फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं एज कम्पेरेटिव टू पीएस बहुत स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट 7:30 बजे हम रिपीट भी करेंगे ये वाला शो, उसमें बताने की कोशिश फिर से यही होगी। आप ध्यान से देखिएगा कि ये रिसर्च एग्जैक्टली बता क्या रही है क्वार्टरली बेसिस पे, और साथ ही साथ कौन सी बेहतरीन कंपनियां हैं वैल्यू वाइज, वो आपके सामने ये भी मैं बता दूं, क्योंकि कई सारी सेबी के वो रेगुलेशंस होते हैं, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका है। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी रिकमेंडेशन है कि आप डीवीजी खरीदिए, उनका ये कहना है कि सबसे बेस्ट कंपनी उन्हें डीवीजी लगती है। खरीदना नहीं खरीदना ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें, लेकिन हाँ, डीवीज के चलने की सबसे बड़ी वजह तो, और टाइम भी आप मिलाकर देख लें, वही है। अच्छा, काफ़ी लोग जाहिर सी बात है सुबह अगर मिस कर चुके हैं इस शो को, काफ़ी लोग काम पे होते हैं या बाहर होते हैं, नहीं कर पाए, तो शाम को 7:30 बजे, आज 7:26 पर फिर से देख लीजिएगा ये शो, अगर आपने रिसर्च बिल्कुल मिस किया। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है एपीआई फार्मा का, मेरे तो समझ में आ गया सवाल पूछ की। रजत, आपने तो ग्राफिक्स बना के आ गया, शुगर भी समझ में आ गया, फार्मा में एपीआई भी समझ में आ गया। मैं ना ऐसे 2-3 सेक्टर हो गए तो पूरी मार्केट समझ में आ जाएगी। बहुत बेहतरीन, और एपीआई को समझना बहुत मुश्किल था, बहुत आसान तरीके से समझाया गया। लेकिन एक बार डिस्क्लेमर जरूर दीजिए, नहीं तो वीरेंद्र जी का ऐसे व्हाट्सएप समझने लग जाएगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल डिस्क्लेमर ये कि वरिंदर की तरफ से किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं है। उनका फंडामेंटल एनालिसिस है, कोई कंपनी कौन सी अच्छी है खराब है, बाकी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, ये ध्यान में रखें। और अगले हफ्ते फिर से मैं आपको बता दूं, अगले बुधवार को हम कुछ स्पेशल सिचुएशंस पर रिसर्च करने जा रहे हैं। बस स्पेशल सिचुएशन मतलब स्पेशल स्टॉक्स, पता या नहीं, फिर उसमें कुछ पता नहीं। चलिए, तो फिर एक्साइटिंग होगा कुछ। लेकिन इतना कह सकता हूं, अगर पिछले 2 एपिसोड देख के आपको लगा है कि हमें कुछ नॉलेज मिली है, हमें कुछ समझ में आया है, मतलब पैसे की भूख तो कभी कम नहीं होती, लेकिन ज्ञान की भूख अगर आपकी थोड़ी बहुत शांत हुई हो, तो ये स्पेशल सिचुएशंस पर एक और हम शो करेंगे। एक स्पेशल कोई सेक्टर पर भी करने की तैयारी है। मैं हमारे दर्शकों से भी कहूँगा कि आप कुछ ऐसे सेक्टर्स जिन पर आप वाकई में रिसर्च देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं किसी सेक्टर को, तो आप हमें ज़रूर लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे उन पर रिसर्च करने के। मतलब सेक्टर ऐसे नहीं होने चाहिए जो सबको पता है। अब समझिए कि जैसे मेटल्स है, मेटल सबको पता है, मेटल्स में हम अलग से क्या देंगे? अगर कोई CLS और क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आ रही है तो हम अलग से क्या दे सकते हैं? मेटल शायद देने दें, लेकिन स्टील पाइप्स बनाने वाली कंपनियों पे रिसर्च दे सकते हैं, जो आमतौर पर बड़े FIs के पास नहीं मिलती या ब्रोकरेजेस के आसपास नहीं मिलती। तो इस तरह की कोई चीज़ अगर आप सुनना, समझना, देखना चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिएगा, ये है आपके लिए। चलिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स में एक्शन स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी देर में बताएंगे आपको, लेकिन पहले देख लेते हैं बैन की सूची में कौन से स्टॉक्स आने वाले हैं या फिर कौन से एग्जिट करने वाले हैं। 2 स्टॉक्स हैं अभी, एक तो है वोकहार्ड और दूसरा रिलायंस पावर। इसमें से कोई भी एग्जिट करेगा क्या देवांशी? नहीं, अभी तो जो पॉसिबिलिटी है ये दोनों स्टॉक्स की कम है, क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन यहाँ पे कम ज़रूर हुई है, लेकिन 80% के नीचे नहीं आई है। आप यहाँ पे देखिए, आर पावर 95% के ऊपर अभी भी बनी हुई है पोजीशंस, और अगर वोकहार्ड फार्मा की बात करें तो 88% के ऊपर अभी भी पोजीशन बनी हुई है। चलिए, तो ये दोनों ही बैन सूची में रहने वाले हैं, रिलायंस पावर और वोकहार्ड। इसके अलावा कोई और एंट्री हो सकती है तो ये बता दीजिए। बिल्कुल, IDBI यहाँ पे 108% मार्केट वाइड पोजीशन बन चुकी है, और यहाँ पे पोजीशन आज के दिन में भी काफ़ी बड़ी है, तो ये एक स्टॉक है जो बैन में आ सकता है कल। चलिए, IDBI यहाँ पर 100% से ऊपर चली गई है पोजीशंस। 109%। अभी डेटा तो मेरे पास 110, 119 का भी आ रहा है। खैर, यहाँ पर IDBI बैंक ये हो सकता है ये बैन में आएगा कल के सत्र में। तो कुणाल जी एक बार देख के बताएं सर, चार्ट स्ट्रक्चर बैन में आ जाता है तो IDBI बैंक के साथ क्या किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि IDBI में बैन तो पहले लगना चाहिए था रजत, जब इसमें गिरावट आई थी, और अब इसको बैन में लाने का कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखिए, निचले स्तरों पर एक बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है।
मुझे लगता है कि देखिए बेचने के लिए देर हो गई और खरीदने का मन नहीं करता है, तो इस काउंटर से दूर रहे बेहतर है। चलिए, तो यहाँ पर अच्छा कुणाल जी, एक स्टॉक अभी फिर से मेरे रडार पर है, वो है कोलगेट। एक बार स्ट्रक्चर देख के बताएं सर, चार्ट्स देख के बताएं, जिनके पास भी आज पोजीशंस बनाई हो या फिर एक दो दिन पहले, उनको कैरी करना चाहिए क्या कोलगेट? देखिए मुझे लगता है कैरी करना चाहिए रजत। एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है, एक बहुत बढ़िया पेयर ट्रेड बन सकता है कि कोलगेट बाय करें और HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर शॉर्ट करें। यूनिलीवर में ब्रेकडाउन है, कोलगेट में ब्रेकआउट है, तो कोलगेट बाय करके लीवर बेचें, ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है इस दौर। कोलगेट बाय करके लिवर दिन के निचले स्तर पे, कोलगेट दिन के उच्चतम स्तर पे, तो ये कॉन्ट्रा प्ले हुआ है मार्केट में आज। इसके अलावा जो स्टॉक तेज हुआ है वो है इंडिगो। यहाँ पर भी 4% के रिटर्न है कुल मिलाकर दिन भर में, और दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहा है इंडिगो। एक बार किरण जी आप देख के बताएं सर, इंडिगो 1232 के लेवल पे कैसा लग रहा है आपको ये? नहीं, अच्छा चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। इसने जो स्विंग हाई क्रॉस किया है, पिछला स्विंग हाई, वो बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ किया है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है वो करीब इन्हीं लेवल्स के करीब है, इधर से 1255 1260 तक के टारगेट्स ये कल दिखाने की काबिलियत रखता है, तो यही टारगेट्स मान के चलना चाहिए। और अभी के लिए जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनके लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1215 का। अच्छा, एक स्टॉक अब कुणाल जी एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, और वो स्टॉक है टाटा एलेक्सी। इस स्टॉक को देख के बताएं, क्योंकि मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो पिछले 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग है। आप एक बार कंफर्म कीजिए, अगर किसी के पास आज ट्रेड बनाओ टाटा एलेक्सी पे तो कैरी करें या फिर अवॉइड करेंगे? 3.25% ऊपर है ये। देखिए कैरी करना चाहिए रजत। मुझे यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है 960 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट हो रहा है। 960 का भाव ही फ्यूचर्स में चल रहा है, तो अगर ये 960 के ऊपर कंफर्टेबली आज बंद होता है तो बिल्कुल बाय करके जाएं। 1000 तक के लेवल्स टाटा एलेक्सी में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो काउंटर स्पेसिफिक मूव है। ऐसे एक स्टॉक है कैस्ट्रॉल, ये सूची बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे मार्केट बंद हो रही है। यहाँ पर जो स्टॉक्स हैं वो पीछे 15 मिनट में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन शो कर रहे हैं, और कैस्ट्रॉल भी अब फिर से ये पूरे दिन का जो एक्सटेंड मूव था उसको और कंटिन्यू कर रहा है, और 163 164 के लेवल पे क्लोज हो रहा है ये। एक बार सिमी आप देख के बताएं, कैस्ट्रॉल 164 का स्तर, क्या करें स्टॉक में? जी, अगर कोई किसी ने सुबह सुबह ले लिया है तो मुझे लगता है कि अभी डे हाई के आसपास बंद कर रहा है, ज़रूर कैरी करे और 158 के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लगता है कि 169 170 का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है कल तक, तो ज़रूर कैरी कीजिए। स्ट्रक्चर अच्छा है, डेली चार्ट में तो अच्छा शो कर रहा है। ओके, कैरी किया जा सकता है, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। प्रॉफिट बुक करने के लिए आते हैं। HDFC लिमिटेड एक और स्टॉक है जो अच्छी मजबूती के साथ 1% की तेजी के साथ दिन के हाई पॉइंट पर आया है, और पिछले आधे घंटे में तेजी बनी। मिलने वाला ना? अरे हाँ, आज ही बोर्ड बैठा करना डिविडेंड पे। HDFC सरकारी कंपनी थोड़ी, कितना देगी? जितनी मर्जी होगी उतना देगी। सरकार के जैसा नहीं है ना कि जितना है सारा कैश दे दो, सारा कैश डिविडेंड के नाम पे मेरे हवाले कर दो, ये वैसा हाल है। मूव बहुत स्ट्रांग था, ये एकदम से चला है, और इसके साथ साथ निफ्टी को भी सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। बहुत स्ट्रांग मूव है आज HDFC निफ्टी। सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर रनिंग, सो आज तो व्हाई दिन शुड है। HDFC नॉट गो अप? आज तो दिन है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का। तो HDFC लिमिटेड यहाँ पर जरा सिमी जी देखिए क्या करना है। जी, बहुत बुलिश है। मुझे लगता है कि इसका जो बॉटम बनना था वो बन चुका है, ये ज़रूर लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि करंट लेवल पर भी अगर कोई सुबह नहीं लिया है, अभी दिख रहा है, अभी देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी भी ले सकते हैं। स्टॉक एकदम ब्रेकआउट देने वाला है। 1920 का मिनिमम टारगेट है जो कि 1 या 2 दिन में मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका बॉटम बन चुका है, ये अभी पोजिशनल बाई में आ चुका है। 1920 के ऊपर सिचुएशन और बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल खरीद लीजिए। चलिए, कुछ और तेज़ी जहाँ पर बनी है उसमें फिर से रेपको होम। अभी बात यही हो रही है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वहाँ पर एक्शन तेज़ बनता हुआ नजर आ रहा है, और रेपको होम को भी इसी सूची में आप शामिल कर लीजिए। और साथ साथ एक स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन, इस स्टॉक पे भी एक्शन तेज़ है आज। ये जो टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी जो कंपनी है यहाँ पर एक्शन तेज़ हुआ, जिसमें वोडा आइडिया 7% ऊपर, और साथ साथ टाटा कम्युनिकेशन पे भी मूव बहुत स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आया है। वोडा आइडिया फिलहाल अभी 7% के ऊपर कामकाज कर रहा है, और पावर ग्रिड और NTPC दोनों ही स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी है, तो पावर स्टॉक्स में भी एक्शन तेज बनता हुआ नजर आया। इसमें से कोई स्टॉक, पावर कंपनियां जिस तरीके का एक्शन है, शर्मिला कोई स्टॉक खरीदना चाहिए क्या? पावर ग्रिड, NTPC, ये सभी स्टॉक्स ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक फंडामेंटल बेसिस पर कोई भी इसमें अट्रैक्टिव नहीं लगता है। आई थिंक आज सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट अवेटेड है पावर कंपनीज को लेकर, इसलिए शायद थोड़ा इसमें आज एक उछाल रहेगा। लेकिन आई थिंक जिस तरह से खबरें आ रही है पावर कंपनीज को लेकर, जिस तरह से उनके स्ट्रेस्ड एसेट्स है, जिस तरह से अगर आप इंडस्ट्री को सुनेंगे कि उनकी किस तरह की कंप्लेंट्स है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा पिक्चर नहीं इमर्ज हो रहा है। तो दिस विल टेक सम डूइंग टू जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए।
हाईलाइटर के लिए दिन आज अच्छा गया। आइडिया तो देखिए 7% बढ़ाई, इन्फीबीम एग्रो स्टॉक है जो 7% मजबूत है, इंडिगो, इंडियन बैंक, ICICI प्रू, इवन ICICI बैंक देखिए निफ्टी को बड़ा जबरदस्त सपोर्ट मिला है। तो हाईलाइटर के लिए दिन ठीक है। आज सारी की सारी तेजी यहीं से बनती हुई दिख रही। टाटा एलेक्सी कल सुबह, कल तो टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स में तेजी थी। सुबह किसी ने तो 10 की कमाई में कल सुबह रिकमेंड किया था टाटा एलेक्सी। मेरे ख्याल से आशीष कुकरेजा साहब थे, जिनका कहना था कि लंबे समय के बाद टाटा एलेक्सी, हाँ रिजल्ट के बाद 925-930 आ गया है, अब अच्छे लेवल पे यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। देखिए टाटा एलेक्सी क्या ज़बरदस्त तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज के सेशन में शानदार खरीदारी हुई है। किरण जी जरा इसके चार्ट पर नजर डालिए। टाटा एलेक्सी किसी का काउंटर बाउंस बैक के मोड में है और जिस तरीके से ये स्टॉक ऊपर निकल रहा है, मेरा मानना है कि ये 970 के करीब एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो टेस्ट करते नजर आ जाना चाहिए। इधर एक बार रिव्यू लेने की सलाह होगी, क्योंकि जो इसने एक बड़ी गिरावट देखी थी हमने पिछले साल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, उसके बाद जो कंसोलिडेशन है उसका हायर एंड का फॉलिंग ट्रेंड लाइन लेवल है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 970 निगोशिएट करता है या नहीं करता है। तो 970 के उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। तब तक के लिए लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बनाए रख सकते हैं। अभी के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 932 का रहेगा। कैश मार्केट के स्टॉक्स कुछ चढ़े, जिसमें बॉम्बे डाइंग सुबह फास्ट मनी की कॉल थी। बोला गया था कि वाडिया ग्रुप की जो कंपनियां यहाँ पर एक्शन तेज है, बॉम्बे डाइंग को रडार पर रखें और इसने लगभग 4.5% के रिटर्न जनरेट किए हैं आज। अच्छी तेजी यहाँ पर। दूसरा NIIT लिमिटेड, जिसमें बीते 15 मिनट में लगभग 2% चढ़ा है स्टॉक। कुल मिलाकर 6% से ज़्यादा के रिटर्न आज इंट्राडे बेसिस पे NIIT में आते हुए नजर आए। और GSPL ब्लॉक डील का इम्पैक्ट तो है ही, 4.5% यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो कुछ कैश मार्क, अच्छा टेक्स मैको रेल को भी जोड़ लीजिए इस सूची में, क्योंकि यहाँ पर भी एक्शन तेज है और दिन के उच्चतम स्तर के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर होने जा रही है। बॉम्बे डाइंग, VIP इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर गुड प्ले हुआ है मार्केट में आज। कुणाल जी कोई स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं कैश मार्केट में, VIP इंडस्ट्रीज या फिर बॉम्बे डाइंग? देखिए दोनों ही काउंटर में आज एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है रजत, और मुझे लगता है बॉम्बे डाइंग में एक ब्रेकआउट की बिल्कुल संभावना बन रही है, लेकिन ब्रेकआउट अभी आया नहीं है। ब्रेकआउट 126-27 के ऊपर अगर जब ये ट्रेड करने लगेगा तब आएगा, तो 126-127 के ऊपर इसको खरीदे। जुबिलेंट फूडवर्क से काउंटर है जो चलते चलते मैं मेंशन करना चाहता हूं, जिसमें कंजम्पशन की आपने बात की, इसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें ब्रेकआउट है, इसको लेना चाहिए। चलिए, लेकिन मार्केट्स की जो क्लोजिंग होने जा रही है अभी 11,050 एग्जैक्टली ये स्तर है इस समय निफ्टी का, और यही आपको बताया गया था पूरे शो के दौरान कि बाजार में तेजी बन सकती है। उस समय 1130, 1134 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, तो बाजार पे मोमेंटम अभी भी देखने को मिल सकता है। और जो रेंज है एक्सपायरी के दिन की वो 11,050 से 11,100 अभी तक के सेटअप के हिसाब से प्रेडिक्ट की गई। अब देखते हैं ओवरनाइट व्यूज कैसे निकल के आते हैं, लेकिन 60 अंक ऊपर बंद हुआ है निफ्टी 11,048 के लेवल पे, और सेंसेक्स 191 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ है 36,634 का स्तर। और निफ्टी बैंक में 58 अंकों की हल्की तेजी देखने को मिली है, 27,600 के लेवल के ऊपर बंद होना ये भी निफ्टी बैंक के लिए पॉजिटिव। जी आज के सत्र का जो सेटअप था वो तो तेजी का ही था, और वही थीम शानदार, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की रफ्तार ज्यादा थी। वही चलेंगे भाई साहब, देख लीजिए आप, अच्छी तेजी हो रही है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि आग लगी हुई है ना, आग लगी है वहीं पर। चलिए